अस्सलामुअलैकुम ऑफ कैमरा स्टोरीज़ के एक न्यू एपिसोड के साथ मैं हूं मज़हर मलिक। थैंक यू सो मच एंड लव यू सो मच आप सबके प्यार भरे फीडबैक का। आज पार्ट 2 सुनाने जा रहा हूं जिसका आपको कल पार्ट 1 सुनाया था। फर्जी नाम उनका मैंने शाजिया रखा था, घर वाले उनको प्यार से शहजादी बुलाते थे। और ज़िंदगी चलते चलते चौधरी साहब के पास पहुंची और चौधरी साहब के साथ ज़िंदगी गुजारते हुए वो वाक़यात हुए जिसमें लाशें कफन पहन के सामने आके खड़ी हो गई और इस तरह के वाक़यात होते गए। वहीं पे चौधरी साहब ने उनके लिए तावीज़ लिया, पूरे घर के अंदर कील गाड़ दिए, पढ़े हुए कील। और उसके बाद वो चीज़ें दूर दूर तो मौजूद थीं लेकिन घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकती थी। यहां तक मैंने आपको पार्ट 1 सुनाया था। आज इसका पार्ट 2 आपको सुनाने जा रहा हूं। अभी से मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं इस कहानी को सुनाते हुए। बहुत सारी कहानियां सुनाई हैं मैंने, बहुत कम ऐसा हुआ है कि किसी कहानी को सुन के वो कहानी मेरे ऊपर तारी हुई हो। ऐसी कैफियत जिसको मुझे लगाओ कि मेरी आंखों के सामने हो रहा और मैं डर गया हूं, मैं कांप गया हूं। कोशिश करूंगा उन्हीं के लफ्ज़ों को ही अपने ज़बान पे ला सकूं, अपनी तरफ से कोई लफ्ज़ ना कहूं। शायद मेरे लफ्ज़ों में इतना वज़न ना हो। वो जो लड़की शहजादी जिसका मैंने नाम रखा है, आज कहानी टोटली डिफरेंट है। लफ्ज़ क्या कह रहा है उन्हीं की ज़ुबानी सुनिए। मैं चाहे ठंडी करके पीता होता हूँ, बहुत ठंडी भी नहीं, बर्फ़ भी नहीं, लेकिन बहुत गर्म भी नहीं, मैं ठंडी पीता होता हूँ। जब घर के अंदर सुकून हो गया, वो चीज़ें अब दूर दूर थीं, तो ज़िंदगी फिर से गुजरनी शुरू हो गई। अब वो शहज़ादी अपने घर के अंदर बीते हुए उन लम्हों को भी याद करती। क्या ज़िंदगी थी और क्या से क्या हो गई, कैसे शादी हुई, 4 बच्चे हुए, कैसे तलाक हुई, कैसे बहावलपुर में शादी हुई, वहाँ पे भी तलाक हुई, कैसे भाई ने मार मार के उसको मोरे दे इल्ज़ाम ठहरा के कि तेरी वजह से ये सब कुछ होता है, निकल इस घर से। बच्चे मामू मामू कहते रहे, मामा को घर से ना निकालें, और उसने सूटकेस उठा के बहन का फेंक दिया कि निकल जाए यहाँ से। वो रोती, अपनी बातों को याद करती कि वहीं पे उन्हीं दिनों उसको खबर मिली उसी भाई का एक 7 साल का बच्चा स्कूल से वापस ही नहीं आया। स्कूल गया था लेकिन उसके बाद वापस नहीं आ सका। जब उसको ढूंढा गया तो खेतों के बीच में वो बच्चा मुर्दा पाया गया। खेतों में उसकी लाश मौजूद थी। और एक बाप के लिए इससे बड़ा कोई भी हादसा, कोई बड़ा दुख तकलीफ नहीं हो सकती। उसका एक ही लख्ते जिगर था और किसी जालिम दरिंदे ने उस लख्ते जिगर को मार दिया था। वो फिर ऐसा टूटा, ऐसा रोया कि पता नहीं किस जुर्म की सज़ा मिली है, पता नहीं क्या हुआ है। ऐसा उसी बहन, उसी शहजादी को गले लगा के रोया, ऐसा धाड़े मार के रोया, माफ़िया मांगी रब से भी, सबसे भी, किस जुर्म की सज़ा मेरे बच्चे को मिल गई। वहीं पे शहजादी ने भाई को तसल्ली भी दी, अपने सारे दुख गम भुला के भाई को ऑफ़र की, चले भाई आप और मैं उम्रा करके आते हैं। यूं भाई को सहारा देने के लिए वो बड़े दिल की मालिक शहजादी, जिसको धक्के मार के निकाला गया था, आज अपने उसी भाई को लेके, ये उन्होंने मुझे कहा ना कहिएगा। मैंने कहा नहीं, जो सच है मैं बयान करूंगा। उन्होंने कहा ये वाली बात निकाल दे। मैंने कहा है तो हकीकत, मैं इसको जरूर कहानी में शामिल करूंगा। दोनों उम्रा करके वापस आए खैरियत से। भाई कुछ रिलैक्स हुआ, धाड़े मार के काबा के काले गलाफ को पकड़ के बहुत रोया, अपने गुनाहों की माफी मांगी। वक्त इसी तरह अच्छा गुजरता रहा कि एक दिन वो अपने घर में मौजूद थी। उसकी सोतन यानी चौधरी साहब की पहली बीवी घर में आई और उसे कहा, शहजादी मेरी भांजियों की शादी है और मैं चाहती हूं तुम भी इस शादी में शिरकत करो। शहजादी का चौधरी की पहली बीवी के घर में आना जाना तो था, मिलना मिलाना तो था। वो जब भी जाती उसका काफ़ी ख्याल रखती, उसकी देखभाल करती, चाय खाना पीना ये वो बहुत रिस्पेक्ट करती थी। लेकिन
चौधरी की बीवी पहली दफ़ा इस घर में आई थी और आते ही जब ये ऑफ़र की कि तुम भी उस शादी में साथ चलो, तो उसने कहा मैं ज़रूर इस शादी में चलूँगी, लेकिन इससे पहले कि मैं शादी में जाऊँ, चौधरी साहब जैसे आते हैं मैं रात को उनसे इजाज़त ले लूँ, क्योंकि उनकी इजाज़त के बगैर मैं खुद से हाँ नहीं कर सकती। उसने कहा ठीक है, तुम चौधरी साहब से इजाज़त लो और मुझे अपना जवाब दे देना। रात को चौधरी साहब घर में आए तो शहज़ादी ने उनसे इजाज़त मांगी कि ऐसे आपकी पहली जो बीवी है उनको बाजी कहती, बाजी आई हुई थी, उन्होंने मुझे कहा है कि मैं भी उस शादी में शिरकत करूं। चौधरी साहब ने कहा ठीक है, तुम उस शादी में शिरकत करो, बट एक बात का खास ख्याल रखना, महफिल के अंदर वो कोई चीज भी खाने को दे जो सब खा रहे हों, जरूर खा लेना। अकेले में अलग से कोई भी चीज खाने या पीने को दे वो मत इस्तेमाल करना, बस मेरी इस बात को याद रखना। उसने कहा जो हुक्म आपका चौधरी साहब, मैं ऐसा ही करूंगी। चौधरी साहब ने पहली बीवी को लिया और जाके उसको पहले इसलिए छोड़ के आए उस घर, वो काफ़ी दूर शहर था, कि वो जो भांजियां थी उनकी वालदा फौत हो गई थी। तो चौधरी की पहली बीवी ने ही एज ए माँ बन के उनको रुखसत करना था, इसलिए चौधरी उसको पहले छोड़ आया और उसके बाद मेहंदी की रात चौधरी और शहजादी भी वहां पे पहुंच गए। शादी की खुशियों में मगन हो गए, हल्ला गुल्ला, मेहंदी, वो सब रसूमात जो शादी पे होती हैं वो होती रही, यहां तक के बारात का दिन भी आ पहुंचा। बहुत गर्मी लग रही थी शहजादी को, आज थी भी बहुत गर्मी, उसका दिल अजीब सा हो रहा था। मौका मिला तो वही सोतन ही लफ्ज इस्तेमाल कर लूं, सोतन पास है और कहा शहजादी प्यास लगी है? हाँ बाजी बहुत प्यास लगी है, गला बहुत खुश्क हो रहा है। उसने कहा आज गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, रुको मैं तुम्हारे लिए पानी लेके आती हूँ। हाँ हाँ प्लीज़ मुझे पानी पिला दीजिए, मेरा गला बहुत खुश्क हो रहा है। वो शादी की खुशियों में इतनी मगन थी, इतनी खुश थी और इस तरह एंजॉय कर रही थी उस खुशी को जैसे बहुत अरसे बाद किसी खुशी में शामिल हुई हो। तकरीबन आधे घंटे बाद वो सोतन एक गिलास पानी का भर के लाई, लेकिन जैसे ही उसने उसको गिलास दिया और उसने पकड़ा तो उसने देखते ही कहा ये तो पीला सा अजीब सा है, मैला सा है, गदला सा है, साफ शफाफ पानी नहीं है। भाजी ये कैसा पानी है, ये तो साफ नहीं है, पीला पीला सा है। उसने कहा ये बड़ी मुश्किलों से मिला है, वो जो नलका है उसमें से पानी आ ही नहीं रहा, बड़ी मुश्किलों से उसको चला चला के उसमें से निकाला है, पता नहीं मट्टी का है, पता नहीं जंग है, मैंने भी यही पिया है और तुम्हारे लिए भी बस इतना ही निकल सका है और नहीं है। शादी वाला घर है और कहीं पे पानी भी नहीं है, वही एक नलका है, बस इसको पी लो, पियो पियो जल्दी से पियो। वो ऐसी मरवत में मारी गई कि बाजी की मोहब्बत ऊपर से गर्मी, गला खुश को समझ ही ना आई, बात याद भी ना आई, गटागट पानी पी गई। पानी क्या पिया कि 15 मिनट ही गुजरे थे, उसको खून आना शुरू हो गया। ख़वातीन के कुछ मखसूस दिन होते हैं जिनमें उनको इस तरह के खून आता है। वो सिलसिला 15 मिनट ही बाद शुरू हो गया। वो परेशान हो गई, बाजी को बुला के कहा बाजी ये क्या हुआ है, मेरे साथ इस तरह मसला हो रहा है। उसने कहा कोई नहीं, ये एक रूटीन की चीज़ है, इस तरह हो जाता होता है, इसको मैं थोड़ा सा समझ गए होंगे आप स्टोरी। असल में वो पानी में क्या था कि 15 मिनट बाद ही उस शहजादी की तबीयत ऐसी हुई कि खून आना शुरू हो गया। तबीयत संभल नहीं रही थी, चौधरी साहब के साथ वो वापस अपने शहर पहुंच गई, लेकिन उसके बावजूद भी खून था कि रुकने का नाम ही नहीं लेता था। चौधरी साहब भी परेशान हो गए, पूछा क्या हुआ, किस वजह से हुआ, तो बता दिया ऐसे पानी दिया था मैंने, पानी पिया, उसके 15 मिनट के बाद ही ऐसे जो ख़ास दिन होते हैं औरतों के वो शुरू हो गए हैं, लेकिन अब हुए जा रहे हैं। चौधरी साहब दवाई लेके आए, डॉक्टर के पास लेके गए, दूसरे डॉक्टर के पास लेके गए और दवाई लेके आए, हकीम से दवाई लेके आए, हर इलाज कर डाला, खून रुकने का नाम न ले। दिन बढ़ते गए, इलाज भी चौधरी साहब जितना कर सकते थे करते गए, लेकिन आराम था कि आ नहीं रहा था। अब एक फ़र्क पड़ा, चौधरी अब इस घर में कम बैठना शुरू हो गया। अब वो शहजादी के पास कम आता, ज़्यादा दूसरे घर में ही रहता था। जब तक उसकी ये तबीयत ख़राब नहीं थी, चौधरी ज़्यादातर शहजादी के ही पास रुकता था, रात भी यहीं गुजारता था, दूसरी बीवी बच्चों के पास कम जाता था। लेकिन अब इस बीमारी की वजह से दूसरे घर में रहना शुरू हो गया।
और आहिस्ता आहिस्ता उसने महसूस किया कि चौधरी के दिल लगी, चौधरी का प्यार, चौधरी की मोहब्बत, ख्याल रखना भी कम होता जा रहा है। वो इस बात का गिला करती कि ना आप मेरे पास आते हैं, ना घर में रुकते हैं, अब आप कभी कभी आते हैं, 3-4 दिन बाद आते हैं और उसके बाद आप आते नहीं, क्या हो गया ऐसा आपको? वो बहाना बना देते कि मैं मसरूफ़ हूँ, काम चल रहा है, ये है वो है। लेकिन वो समझ पा रही थी कि जब से वो बीमार हुई है चौधरी का रवैया बदलता जा रहा है। एक शाम खाना बनाने के लिए वो किचन में सिलेंडर के पास बैठी थी। पैनाफ्लेक्स एक उल्टा करके उसने बिछाया हुआ था एक जगह पे, उसको हटा के कोई चीज़ उठा रही थी तो उसके नीचे से एक तावीज़ निकला और एक काला धागा था जो उसके ऊपर लिपटा हुआ था, सोइयों से वो भरा हुआ था। अजीबो गरीब ही वो कोई तावीज़ था। उसको तावीज़ को खोला गया तो उस तावीज़ पे शहज़ादी का नाम लिखा था और नीचे लिखा था पागल हो, मौत वाक़े हो। बहुत ही दिल की जगह पे सोइयां, पाँव की जगह पे सोइयां, बीमारी, एक भयानक किस्म का, जिस तरह काले जादू का तावीज़ होता है वैसा ही तावीज़ था। 3-4 दिन के बाद जब चौधरी साहब आए तो उसने वो तावीज़ उनको दिखाया और कहा, चौधरी साहब आपका रवैया भी बदल गया है। आपको तावीज़ देते हुए मेरा दिल मान नहीं रहा कि आपको ना दिखाऊं, मैं खुद किसी को जाके दिखाऊं, क्योंकि अब आप पे भी भरोसा कम हो गया है। जब से बीमार हुई हूं, बजाय मेरा ख्याल करने पे आप भी तो मुझसे दूर हो रहे हैं। चौधरी साहब ने कहा, मुझे दिखाओ, मैं किसी को दिखा के लाता हूँ। तावीज़ देखा, पढ़ा और उसके बाद कहा, तुम बेफिक्र हो, मैं किसी अच्छे आमिल को इसको चेक कराता हूँ। तो उसने कहा, आप ज़रूर इसको चेक कराइए, लेकिन एक बात का ख्याल रखिएगा, आपने इसको वापस मेरे ही हाथ में ला के रखना है, देना किसी को नहीं है, ज़ाय नहीं करना, ये मेरी शर्त है। चौधरी ने हाँ कहा और उसके बाद लेके चला गया। अगले दिन जब वापस आया तो पूछा क्या बना? कहा मैंने एक आमिल को दिखाया है। उसने कहा नहीं नहीं कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ खास नहीं है, ऐसे किसी ने ऐसे डराने के लिए लिखा है। तो उसने कहा इसको पानी में बहा दो, तो मैंने नहर में फेंक दिया है। वो इस बात पे काफ़ी खफा हुई और कहा क्यों किया आपने ऐसा? मैंने आपको कहा भी था तावीज़ मुझे देना है, आपको पता है ना कौन है जो ये तावीज़ करा रहा है, किसकी वजह से मेरी तबीयत ख़राब हुई है? तो चौधरी साहब आगे से बोले, ओ क्यों तुम किसी के ऊपर शक कर रही हो, क्यों तुम किसी के बारे में ऐसे बुरा सोच रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। और उसके बाद वहां से चले गए। पहले बीमारी, फिर तावीज़ का भी निकल आना, लेकिन रवैया था कि मुसलसल बदलता जा रहा था। चौधरी साहब बिल्कुल तवज्जो नहीं दे रहे थे। एक तब्दीली आई, उनका एक भतीजा था जिसका नाम था, असली नाम तो नहीं है लेकिन असली के करीब करीब है, उसको प्यार से सब, बल्कि उसको रियल ही रहने देते, सोना सोना कहते, सोना कहते उसको। यानी कोई खूबसूरत होता है ना तो उसको प्यार से कहते हैं सोना, प्यारा, सब उसको सोना सोना कहते, सोनी। जब शहजादी इस घर में ब्याह के आई थी तो उस वक्त वो 4-4.5 फुट का था, एक बच्चा सा था। और वो कहती है वो देखते ही देखते मेरी आंखों के सामने 6 फुट का नौजवान हो गया। चौधरी साहब ने खुद तो इस घर में आना कम कर दिया, अपने उस भतीजे को भेजना शुरू कर दिया कि जाओ अपनी आंटी को सब्जी दे के आओ, जाओ अपनी आंटी को दूध दे के आओ, जाओ अपनी आंटी को सामान दे के आओ। अब सोना आता घर में सामान वगैरह दे के जाता। वो जब भी घर में आता शहजादी रो रही होती, वो कहता आंटी रो क्यों रही है? मुझे पता है अंकल आपका ख्याल नहीं रखते ना, आप तो शक्ल से बहुत छोटी उम्र की नज़र आती हैं, आप बहुत अच्छी हैं, मुझे पता है चाचू आपका ख्याल नहीं करते। मेरे बस में हो ना मैं आपको दूध ला के दूँ, और ज़्यादा मेरे बस में हो मैं गन्ने ला के दूँ, सब्जियाँ ला के दूँ, आपका बहुत ज़्यादा ख्याल रखूँ। आप इतनी छोटी लगती हैं कि अगर मैं आपको अपने साथ लेके बाहर जाऊँ तो लोग मुझे कहेंगे कि तुम अपनी बीवी को साथ लेके आए हो। तो फ़ौरन शहजादी ने टोका, ये क्या बदतमीज़ी है, कैसी बात कर रहे हो? उन्होंने कहा मजाक कर रहा हूँ। आइंदा ऐसे मजाक ना करना बच्चे। उसको बेटा कह के मुखातिब कर दी, बेटा बात सुनो। वो घर आता, चौधरी के अलावा भी खुद से सब्ज़ी, गन्ने, उसकी भी अपनी सब्जियां थीं, चीज़ें लेके आता शहजादी के लिए। शहजादी के बच्चों के साथ बैठ के खेलता, शहजादी का दिल लगाने की कोशिश करता। शहजादी इस बात से वाकिफ नहीं थी कि सोनी के दिल में कुछ और ही चल रहा है। सोहनी जिसको अपनी आंटी कहता है, रिश्ते में जो उसकी चाची लगती है, वो उसके ऊपर बुरी निगाह रख रहा है, या दिल ही दिल में उससे
प्यार करने लगा है। जब भी वो इधर कहीं मसरूफ होती, कहीं काम कर रही होती, उसको तकता रहता। वो जैसे ही सोहनी की तरफ देखती तो वो इधर उधर मुंह कर लेता, बच्चों के साथ मसरूफ हो जाता। वो कहती है मेरी सोने की आदत थी, जब मैं सोती थी तो शर्ट और ट्राउज़र पहन के सोती थी। सुबह मैं सोई होती थी और सुबह ये आ जाता और मुझे जगाता, चाची उठो, आंटी उठो, ये चीज़ें मुझसे ले लो। ये बहुत बाद में जाके मुझे पता लगा वो मुझे उस ड्रेस में देखने के लिए आता था, वरना इतनी सुबह आने की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन वो सिर्फ उस ड्रेस में मुझे देखने के लिए आता और मुझे जगा देता, और मुझे कभी भी इस बात का एहसास नहीं हो सका। वक्त गुजरता रहा, सोहनी इसी तरह आता रहा। वो उसको बहुत सारी बातें बताता, चाचा आज फलां घर में थे, चाचा आज चाची के साथ थे, आज वहाँ गए हुए थे, आज कमरा बंद था, यूँ है। बहुत सारी बातें उसको पता होती वो अपनी चाची के साथ, जिसको आंटी बोलता, शेयर करता रहता। उसके दिल में क्या था वो सोहनी ही जानता था कि एक दिन पता नहीं कहाँ से वो 4 पत्ते नशे की गोलियों के लिए आया। उसने 2 पत्ते खोले और 2 पत्ते यानी कि 20 गोलियां नशे की उसने खा ली। जैसे ही उसने 20 गोलियां खाई उसकी हालत ख़राब होगी। घर वालों ने उसको गाड़ी के अंदर डाला, हॉस्पिटल लेके गए। डॉक्टरों ने कहा इसका बचना बहुत मुश्किल है, इसने बहुत ज़्यादा नशा और गोलियां खा ली और आप लोग लेट पहुंचे हैं। डॉक्टरों ने कहा इसके चांसेस कम हैं, लेकिन हम भरपूर कोशिश करते हैं। बड़ी मुश्किल से, उसकी हार्ट बीट बहुत कम चल रही थी, बहुत स्लो थी। वाकई उसके बचने के चांसेस बहुत कम हो गए थे। लेकिन नशे की हालत में वो एक जुमला बोल रहा था, मुझे आंटी के पास जाना है, मुझे आंटी के पास ले चलो, मैंने आंटी को देखना है, मुझे आंटी के घर जाना है। घर वालों ने उसको लाइट सा लिया, आंटी के घर आता जाता है, वो भी उससे प्यार करती है। यकीनन उस तरह कह रहा है नशे की हालत में कि मैंने आंटी के पास जाना है, मैंने आंटी को देखना है। किसी ने भी इस बात का नोटिस नहीं लिया। खैर उसकी तबीयत जब संभल गई, बड़ी मुश्किलों से डॉक्टरों ने उसको संभाल लिया। काफ़ी मुश्किल था, बहुत टाइम लगा डॉक्टरों को। और उसको जब घर लेके आए तो चौधरी साहब की कॉल आई शहजादी को, शहजादी तुम्हें पता है सोहनी ने नशे की गोलियां खा ली थी। वो हैरान हुई, कहा हाँ ये क्यों उसने किया, क्या हुआ है, क्यों खाया उसने? उसने कहा पता नहीं, तुम तैयार होके उधर पहुंचो। सब घर वाले जमा थे, वो घर में लेटा हुआ था, अभी तक बुरी हालत में था, उठने के काबिल नहीं था। शहजादी भी तैयार हुई और उस घर में पहुंच गई। सबने बहुत अच्छी तरीके से वेलकम किया और चौधरी साहब की जितनी भी बहनें थीं बहुत ख्याल रखती थी। वो कहती जब भी मैं उनके घर जाती मेरे लिए नई जूती लेके रखी होती, मुझे नए कपड़े पहनाती। और उस दिन भी जैसे ही मैं पहुंची तो मुझे बाजी ने कहा शहजादी ये मैंने तेरे लिए कपड़े लिए हैं, पहन ज़रा, जा नहा के और पहन के आ। तो मैंने कहा मैं तो अभी नहा के आई हूँ, पहन के आई हूँ। कहती नहीं नहीं, वो इतना ख्याल रखती, इतना प्यार करती कि शहजादी गई, दोबारा से नहा धो के नए कपड़े पहन के आई और सबने तारीफ़ की, बहुत प्यारी लग रही है। और जब बातें कर रहे थे उसकी आवाज़ सोहनी के कान तक पहुंची तो सोहनी भी बिस्तर से उठ के आ गया। वो भी उसको गुस्से में डांट रही, क्या हो गया मेरे पुत्र ने, क्यों किया है इस तरह? जिस तरह प्यार भी करते हैं, गाल पे हाथ रखते हैं, सर पे हाथ रखते हैं। और उसको कहा क्यों किया, ये है वो है। सारे घर वाले हंसी मजाक शुगल लगते रहे। सोनी भी खुश हो गया, बातें होती रहीं, गपशप होती रही। 3-4 घंटे उस घर में रही। सोनी भी बिल्कुल उसके करीब ही बैठा रहा। सबको ये एहसास था प्यार करता है अपनी आंटी से, अपनी आंटी के घर में ज़्यादा इसी का आना जाना है। चाचा क्योंकि इसको भेजता है इसलिए बहुत मानूस है अपनी चाची से, इसलिए चाची से चिपका रहा। बातें होती रहीं, 3-4 घंटे वो मौजूद रही। शहजादी उसके बाद अपने घर आ गई। अगली सुबह फिर सोहनी उठा और उसने बाकी जो 2 नशे की गोलियों के पत्ते पूरे थे दोनों के दोनों बगैर पानी के निगल लिए। यानी 20 नशे की गोलियां बगैर पानी के वो खा गया। डेरे पे उसने खाई थी, ऐसा गिरा डेरे पे, वहां से कोई गुजरा उसने देखा कि सोहनी वहां पे गिरा पड़ा है, मुंह से झाग निकल रही है। फौरन घर वालों को खबर दी, गाड़ियों में डाला और इस दफा जब डॉक्टरों के पास लेके गए, डॉक्टर कोशिश के बावजूद हार गए। हिम्मत ना सिर्फ हार गए बल्कि यहां तक कह दिया इसकी दिल की धड़कन सिर्फ 1% है, हमारी तरफ से एक किस्म का ये मर चुका है, इसके कोई बचने के चांसेस नहीं है, इसको ऑक्सीजन लगी हुई है, आप इसको घर ले जाएं। सब रोना धोना शुरू हो गए क्योंकि डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, 1% दिल चल रहा था, सोनी किस्म का मर चुका था।
बहुत कोशिशों के बावजूद भी उसको बचाया नहीं जा सका था। रोना धोना शुरू हो गया और शहजादी को भी फ़ोन कर दिया गया, सोनी अब इस दुनिया में नहीं रहा। स्ट्रेचर पे उसको लेके आया और उसको जैसे ही एम्बुलेंस में उन्होंने शिफ्ट किया, ऑक्सीजन भी साथ ही लगा हुआ था, तो एम्बुलेंस जैसे ही चलने लगी है तो उन्होंने देखा कि उसने सांस लेनी शुरू कर दी, झटके लेने शुरू कर दिए। उन्होंने चेक किया, वापस आए, डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कहा दिल दोबारा से पंप करना शुरू हो गया है। फौरी तौर पे दोबारा उसको अंदर लेके गया और उसकी ट्रीटमेंट की तो पता लगा जान उसकी बच गई है। जिसको जवाब दे दिया गया था, सारे घर वाले रो रहे थे। अब वहां पे खुशी की लहर दौड़ गई कि उनकी नस्ल बच गई। डर पड़ गया था कहीं नस्ल ही ना मुक जाए। जब बेहतर डॉक्टरों ने छुट्टी दे दी, उसको घर लेके गए तो 5 से 6 दिन उसके ऊपर पहरा दिया गया कि दोबारा से वो ऐसी हरकत ना करे। एक दिन पहले ये हरकत की थी, फिर उसने दूसरे दिन वही हरकत कर ली थी, तो उसके ऊपर पहरा लगा। और वहीं पे शहजादी की अल्फाज हैं स्टोरी के अंदर, काश ये राज राज ही रहता, मैंने कभी किसी के मरने की दुआ नहीं की, अगर वो मर जाता तो आगे मेरी जिंदगी का जो इम्तिहान आने वाला था, तूफान आने वाला था, वो तूफान ना आता, वो अपने साथ इस राज को भी लेके इस दुनिया से चला जाता। लेकिन वहीं पे ये हुआ, उसका एक फुफ्फड़ यानी उसकी फुफ्फी का जो हस्बैंड था, फुफ्फड़ उसके साथ बैठा और उसने उसे कहा, सोनी मुझे बता क्या बात है, क्यों तू गोलियां खा रहा है, वजह क्या है, तू मुझे बता, मैं तेरा राजदार हूं और मैं तेरे साथ वादा करता हूं जो भी तेरी ख्वाहिश है पूरी करूंगा। कोई लड़की का चक्कर है तो बता, हम पैसे वाले लोग हैं, हम गोलियां चला देंगे, बंदे मार देंगे, चुप के ले आएंगे, तू बता तो सही, तेरा राजदार हूं और मैं तेरे राज को राज रखूंगा। उसने कहा नहीं फुफा, मैं जिससे प्यार करता हूं मैं उसको हासिल नहीं कर सकता, मैं चाहूं भी तो उसको हासिल नहीं कर सकता, इसलिए मैं मरना चाहता हूं। इस दुनिया में तो मैं उसको हासिल नहीं कर सकता, हाँ अगर मैं मर गया तो मरने के बाद शायद जब वो भी मर जाए तो मैं उसको हासिल कर सकूं। फूफा ने पूछा तू प्यार करता है उससे? कहा बहुत ज्यादा उससे प्यार करता हूं, लेकिन तुझे पता है वो मुझे मिल नहीं सकती। उसने कहा मुझे बता, मैं उसको लेके आऊंगा, कौन है वो? उसने कहा मुझे डर है आप किसी को बता देंगे। उसने कहा मैं तेरे साथ वादा कर रहा हूं ये बात किसी को नहीं बताऊंगा, तेरी शादी करवाऊंगा उसके साथ। कौन है वो? वो चाची है, चाची शहजादी। वो एकदम से चौंक गया। वो एक ऐसा नौजवान जो अभी 9वीं 10वीं में पढ़ रहा था और वो अपनी चाची से इश्क कर बैठा था। उसने कहा क्या इस बात का तेरी चाची को भी पता है? उसने कहा नहीं, इस बात का आंटी को भी नहीं पता। उसने कहा उसने इस बात को कभी महसूस किया या तूने इशारा दिया है? उसने कहा नहीं, उसको बिल्कुल नहीं पता। मैं मरना भी इसलिए चाहता हूं, मैं जब तक उसको देखूं ना तो मुझे कुछ होने लगता है, मैं उसको देख लूं तो मुझे सुकून आ जाता है, उसको देखे बगैर मेरा दिल करता है मैं मर जाऊं। अगर मैं उसको देख नहीं पाता तो मुझे कुछ होना शुरू हो जाता है, मैं इसलिए मरने की कोशिश करता हूं। वो वहां से उठा और सीधा शहजादी के घर आ गया। शहजादी कुरान मजीद पढ़ रही थी, दूर बैठी थी। घर में दाखिल हुआ तो उसने आवाज दी, भाभी बात सुनिए। कुरान मजीद वहीं रखा, आके सलाम किया और कहा जी भाई बताइए। तुम्हें इस बात का पता है सोनी ने गोलियां खाई थी? उसने कहा हाँ भाई पता है। ये भी पता है उसने गोलियां क्यों खाई थी? उसने कहा नहीं ये नहीं पता गोलियां क्यों खाई थी, क्यों, क्या हुआ? तो आगे से उनका जुमला था, मेरे नाल ड्रामे ना कर, मैनू पता है तेरे लच्छन दा। उन्होंने पंजाबी में वॉइस रिकॉर्डिंग की है, पंजाबी में पूरी कहानी सुनाई है, तो कुछ जुमले जो पंजाबी में उनके मुंह से अच्छे लगे हैं मैं वैसे ही बोलूँगा, उर्दू में बता देता हूँ। मेरे नाल ड्रामे ना कर, मैनू पता है तेरे लच्छन दा, कि मुझसे ड्रामे मत करो, मुझे तुम्हारे लच्छन जो हैं उसका पता है कि तुम ये हरकतें कर रही हो, तुमने उसको इस चक्कर में लगा दिया है, यानी ये जो हरकतें हैं लच्छन तुम ये कर रही हो और ये तुम ठीक नहीं कर रही, क्यों कर रही हो ऐसा? कुछ देर खामोश रही, फिर सर उठा के उसको देखा और कहा भाई मैंने जब ये शादी की थी ना चौधरी साहब के साथ,
तो मैंने उस वक्त कुरान पे हाथ रख के की थी। पहले उनसे हाथ रखवाया था, फिर खुद रखी थी कि छोड़ेंगे चौधरी साहब मुझे आप कभी भी नहीं। और मैंने भी यही हल्फ दिया था उस कुरान पे कि मैं भी आपके साथ कभी बेवफाई नहीं करूंगी। जब वो शौहर मेरा मुझे इतना खुश रख रहा है, मेरी ज़िंदगी एक अच्छी ज़िंदगी गुजर रही है, मेरे पास किसी चीज़ की कमी नहीं है, तो जिसको मैं बच्चा समझती हूँ, बेटा समझती हूँ, उसके साथ ऐसा क्यों करूँगी। लेकिन इल्ज़ाम इतना बड़ा है और वो लड़का 2 दफ़ा खुदकुशी की कोशिश कर रहा है, और क्योंकि बात मेरे ऊपर आ रही है तो मैं इतना बता दूं, मैंने बेटे के अलावा कभी उससे कोई बात नहीं की, ना ही कभी ऐसा कोई मजाक तक भी नहीं किया जिससे कोई गलत फहमी का शिकार हो। स्ट्रेट फॉरवर्ड उससे बात की है, बेटे की तरह उसको ट्रीट किया है। फिर भी उसकी इस बात की सफाई देने के लिए इतना कहूंगी, जिसको पढ़ रही थी उसी पे हाथ रख के मैं कस्में नहीं उठाती, बस इतना कहूंगी उसी पे हाथ जो रखा था तो उसका अभी भी भरम मैंने रखा है और मरते दम तक रखूंगी। मैं चौधरी की वफादार थी और उसी की कसम उठा के कहती हूं आगे भी रहूंगी, मेरा वो बेटा है। उसने कहा भाभी मुझे आपकी बात पे यकीन आ गया, इसमें आपका कोई कसूर नहीं, सोनी की गलती है, मैं आपसे माजरत खा हूं। वो वहां से रवाना हुआ और घर जाके सोनी के बाप को बता दिया कि अपने बेटे को संभालो, वो जिसके लिए गोलियां खा रहा है उसकी वो आंटी है, उसको खबर तक नहीं है, वो उसको बेटे की तरह ट्रीट करती है, और तुम्हारा बेटा है जो बार बार मरने की कोशिश कर रहा है और इस वजह से कर रहा है। उसने सारी सूरत हाल बता दी। अगले दिन सोहनी के बाप ने शहजादी को अपने पास बुला लिया और जब वो वहां पे पहुंची स्वाद दवा सलाम के पास, उसने जो जुमला कहा, काकी गल सुन, ये मैंने छोटे छोटे जुमले लिखे हुए जो उनके जुमले हैं। काकी गल सुन, तुम जो मेरे बेटे के साथ कर रही हो ना, तुम अच्छा नहीं कर रही। ये मेरी नस्ल है, ये मेरा बेटा है, तुमने उसको मारने की कोशिश की है, तुमने मेरे बेटे को इस चक्कर में फंसाया है। मैं अभी चाहूं तो अपने भाई को कहूं, वो खड़े खड़े तुम्हें तलाक दे देगा, एक लफ्ज भी आगे नहीं सुनेगा, कोई बात तुम्हारी सुने बगैर तुम्हें तलाक दे देगा, तुम्हें छोड़ देगा। तुमने मेरी नस्ल को खराब करने की कोशिश की है। उसने कहा भाई बात यह है, मैं अपने चौधरी के साथ वफादार हूं, मैं उसकी वफादार रहूंगी, मैंने आपके बेटे के साथ कुछ भी नहीं किया और चौधरी का और मेरा रिश्ता इतना कच्चा नहीं है कि आप कहेंगे और वो मुझे छोड़ देंगे। वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मैं भी दिल से उनकी इज्जत करती हूं और हमारा जो बंधन है वो एक मियां बीवी का बंधन जो बंधा गया है, निकाह के अलावा निकाह से पहले कुरान मजीद जामिन बना है, दोनों ने हाथ रखे हैं तब ये बंधन बंधा है। ये इतना कच्चा बंधन नहीं है कि आप कहेंगे और वो छोड़ देंगे। ये बंधन टूटने नहीं लगा, रह गया आपका बेटा, आप संभालिए अपने बेटे को। मैंने कोई गलती नहीं की, ना मेरा कोई कसूर है, अगर वो मेरे चेहरे पे आशिक हो गया तो इसमें मेरा क्या कसूर है। उसने कहा सुन काकी, घर जा, और तेरे भले के लिए कह रहा हूं, मेरे भाई यानी अपनी शौहर जो मेरा भाई है चौधरी, उससे कोई बात ना करी वरना खड़े खड़े तुझे वो तलाक दे देगा। उसने कहा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता, मैं अपने शौहर से कहूंगी, मुझे मान है अपने शौहर पे, कभी वो ऐसा नहीं करेंगे मेरे साथ। घर पहुंची, शाम को चौधरी साहब आ गए और उसने कहा चौधरी साहब मुझे आपसे कुछ कहना है। चौधरी साहब ने कहा हाँ बोलो। उसने वो सारी बात बता दी कि कैसे पहले फूफा आए, उससे पूछ के गए और उसके बाद आपके भाई ने मुझे बुलाया और उन्होंने ये सारी बातें कही हैं और मैं उनको धड़ल्ले से कह के आए हूं, मेरा और मेरे चौधरी का रिश्ता बहुत मजबूत है, वो कभी किसी के कहने में आके चाहे कोई भी हो इस रिश्ते को तोड़ेंगे नहीं। तो चौधरी साहब ने कहा ठीक कहती हो, ये इतना कच्चा रिश्ता नहीं है कि कोई भी इस रिश्ते को तुड़वा सकेगा, ये बहुत मजबूत रिश्ता है, बेफिक्र हो जाओ, तुम मेरी इज्जत हो, मैं इस रिश्ते पे आंच भी नहीं आने दूंगा। और उसके बाद ये हुआ, चौधरी साहब जो बहुत कम आते थे, 10-10 दिन 15-15 दिन गायब रहते थे, अब वो रोज आना जाना शुरू कर दिया, अपनी बीवी का ख्याल रखना शुरू कर दिया। वो जो सोहनी को भेज देते थे, खुद नहीं आते थे, अब सोहनी अपने घर में था, अब वो खुद आ जा रहे थे और बीवी का ख्याल रख रहे थे। कुछ दिनों के बाद चौधरी साहब घर में आए और शहजादी को बुलाया और कहा शहजादी मुझे माफ कर दो,
क्या हुआ चौधरी साहब? मेरा भतीजा मेरी जिंदगी का दुश्मन बन गया है। मेरे एक मुलाजिम ने चुपके से सुन लिया है, अपने एक बंदे के साथ वो कह रहा था, अगर मैंने चाची को हासिल करना है तो मुझे चाचे को मारना पड़ेगा, और जब चाचा मर जाएगा तो फिर मैं अपनी चाची से शादी कर सकता हूं। जब तक चाचा जिंदा है मैं ये शादी नहीं कर सकता, तो मुझे अब चाचे को मारना पड़ेगा, और वो पूरा फैसला कर चुका है मुझे मारने का। मैं अभी मरना नहीं चाहता। ये एक ऐसी खबर थी जो किसी भी औरत के लिए कयामत से कम नहीं होती। उसने कहा, चौधरी साहब आपको पता है आप क्या कह रहे हैं? कसूर उस लड़के का, गलती उस लड़के की, मरने की कोशिश की उस लड़के ने, और आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं। मैंने अपनी जिंदगी में कौन सा गुनाह किया है आपके साथ? कहां पे वफादारी नहीं निभाई आपके साथ? आप बीमारी की हालत में मुझे छोड़ के चले गए, मैं तब भी खामोश रही। आपने जो कुछ किया मैं फिर भी खामोश रही। आज मेरा कसूर यह है कि आपका भतीजा मुझ पे आशिक हो गया है, मेरे चेहरे की खूबसूरती पे आशिक हो गया है, तो इसकी वजह से वो आपको मारने पे तुल गया है और आप मुझे छोड़ने जा रहे हैं। चौधरी साहब, आज मैं आपको उस कुरान का वास्ता देती हूं जो जामिन बना था इस शादी के लिए, जिस पे आपने हाथ रखा था। आपको उस जामिन का वास्ता, उस कुरान का वास्ता, मुझे मत छोड़िए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, ये धब्बा फिर से अपनी जिंदगी में तलाक का नहीं लगवाना। आप मुझे खाने पीने को नहीं भी देंगे ना दें, आप मुझे इज्जत नहीं भी देंगे ना दें, लेकिन इस धब्बे को मैंने नहीं लगाना। मेरी बेटियां हैं। दुनिया ने पहले भी मुझे गलत कहा है, अब भी मुझे दुनिया कहेगी यही हमेशा गलत है, जबकि मेरा कोई कसूर ना पहले था ना अब है। वो रोई, गिड़गिड़ाई, जो कुछ भी कहा, पांव पड़ी। चौधरी ने कहा, मैं मजबूर हूं, मुझे अपनी जिंदगी को बचाना है, और अपनी जेब में हाथ डाला और एक कागज उसके हाथ में थमा कर चले गए। जब उसने वो कागज खोल के देखा तो था तो उसके ऊपर तलाकनामा, लेकिन हैरत की बात यह थी उस पे जो डेट डली हुई थी वो 4 महीने पहले की थी। 10वां महीना 10 तारीख 2020 जनवरी डेट है जो उस पे डली हुई थी, और वो तलाक कब दे रहे हैं? फरवरी के महीने में 2021 में। यानी कि वो जो कागज उसको पकड़ाया जा रहा है वो 4 महीने पहले अंगूठा लगा के जिस डेट को वो तलाक दी गई थी वो 4 महीने गुजर गए थे। पिछले 4 महीने, पुराने 4 महीनों में अब 4 महीने और आगे आ गए थे। बहुत रोई, अपने अल्लाह से गिड़गिड़ाई, बहुत अपने अल्लाह से बातें की। तलाक उसको हो चुकी थी, और तलाक भी ऐसी हुई थी कि जिस वक्त कागज उसको पकड़ाया गया था 4 महीने इद्दत के भी गुजर गए थे, वरना 4 महीने इद्दत के होते हैं। और चौधरी जिस वक्त तलाक देने के लिए आया था, एक दिन पहले तलाक से जिस दिन देने आया उसी दिन अपने बाप के पास गया और उसको कहा, मैं ये काम करने लगा हूं। तो चौधरी के बाप ने उसे कहा, हाँ ठीक है, फौरी जा, और उसको मशवरा किया अपने बाप से कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उसके बाप ने कहा, जा उसको तलाक दे दे। उसी दिन जाके अपनी बीवी को कागज थमा दिया, और अगले दिन चौधरी का बाप इस दुनिया से चला गया। जिस बाप ने एक दिन पहले कहा था कि हाँ उसको तलाक दे दे, वो कहती है उनका अंदाजा है, क्योंकि कुछ इससे शवाहिद मिले थे। 100% उनको इस बात का नहीं पता लगा था, लेकिन इस तरह के इशारे मिले थे कि ये हुआ था, और वो इस दुनिया से चल बसा। चौधरी अपने बाप के तदफीन, और उसको एक इंसान को जब मट्टी के हवाले किया जाता है, मुर्दा को उस रसूमात में लग गया, कफन दफन में लग गया, वो रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, रोई जा रही थी, अपने उस गुनाह को ढूंढे जा रही थी जिससे वो खुद नहीं जानती थी, जो उससे सरजद हुआ था, जिसकी उसको 3री दफा सजा मिली थी तलाक की सूरत में। रोते रोते उसकी हिचकियां बंद गईं। जब दिल का गुबार निकल गया तो एकदम से उठी, अंदर से गुस्सा निकला, और उसने फैसला किया, नहीं शहजादी, अब रोना नहीं, मैंने मर्द बनना है, संभालना है अपने आप को। चौधरी साहब, मैंने छोड़ना नहीं,
मैंने आपके साथ वफा निभानी, आपने इस लड़के के लिए मुझे छोड़ा है ना, मैं इसको बेटा समझती हूँ, मैं इसको कभी मुंह भी नहीं लगाऊंगी। लेकिन अब आप लोगों को मैं बताऊंगी कि नस्लें औरत कैसे तबाह करती है। जिस तरह मुझे मर्द ज़ात तबाह पे तबाह करता गया और तीसरे मर्द से मैंने कुरान ज़ामिन बना के शादी की, फिर भी वो मुझे छोड़ रहा है, तो औरत अपनी आई पे आ जाए तो फिर नस्लें तबाह कर देती है। ये उनका अपना जुमला है कि औरत जब अपनी आई पे आ जाए तो नस्लें तबाह कर देती है। और मैंने भी फैसला कर दिया था कि मैं भी अब इनको नहीं छोड़ूंगी। उसने फ़ौरन सोनी से रब्ता किया। उसने कहा कहाँ पे हो? उसने कहा मैं यहाँ पे हूँ। उसने कहा आओ शादी करोगे मेरे साथ? वो तो दीवाना सा हो गया। उसने कहा हाँ। उसने कहा बाहर निकलो। शहजादी ने सोनी को साथ लिया और सीधा लाहौर अदालत के जरिए जाके उसने निकाह कर लिया। एक दिन पहले उसको तलाक हो रही है, अगले दिन वो निकाह कर रही है। उसकी रीज़न 4 महीने जो इद्दत के होते हैं, वो शोहर ने ही मसला हल कर दिया था। तलाक ही 4 महीने पहले की दे दी थी और जब वो अदालत में निकाह कर रही थी तो उसने वो कागज़ दिखा दिया कि मुझे 4 महीने पहले तलाक हो चुकी है। और शोहर उसके पास जो नहीं आ रहा था, उनके दोनों के बीच में मियाँ बीवी का रिश्ता भी जो कायम नहीं हुआ था, उसको 6 महीने हो गए थे। 6 महीने से शोहर उसके पास नहीं आ रहा था, आता था तो दूर से चला जाता था, कोई मियाँ बीवी का उनमें रिश्ता नहीं था, इसलिए वो तलाक हो चुकी थी इस्लामी तरीके से भी। जब दोनों का निकाह हो गया तो वहीं पे शहजादी ने चौधरी को कॉल मिलाई। चौधरी साहब, मैंने सोने से शादी कर ली है, आज से सोना मेरा शौहर है। इसी के लिए मेरी जिंदगी तबाह की थी ना, तो लो फिर मैंने आज उससे शादी कर ही ली। फोन बंद कर दिया। यही बात चौधरी ने सोने के बाप को भी बता दी। वो परेशान थे, सोना गायब हो चुका है। उन्होंने कहा कहीं गायब नहीं हुआ। शहजादी ने और सोने ने अदालत के जरिए शादी कर ली है। जब यह खबर सोने के मामुओं को पता लगी, यानी कि सोने का जो बाप था उसके साले जो सोने के मामू लगे, जब उनको यह खबर पता लगी तो वो पागलों की तरह सोने को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उधर चौधरी ने जाके सोने के बाप के साथ शहजादी की बात करवाई। अब शहजादी और सोने का बाप फोन पे बात कर रहे थे। शहजादी ने कहा मेरा कोई कसूर नहीं था जिसकी मुझे सज़ा मिली, लेकिन मेरे पास कोई और हल ही नहीं था, मैंने इसके साथ शादी कर ली है। अब आप बताइए, वो अपने ससुर से उस वक्त मुखातिब थी जो सोने का बाप था। उसने कहा मैं चाहता हूं तुम सोने को रवाना कर दो, इसको भेज दो, हम तुम्हें भी ले जाएंगे। ठीक है, तुमने शादी कर ली है, मैं अपने बेटे के हाथों मजबूर हूं, मेरी नस्ल है। पहले वो मरने लगा था, लेकिन अगर इसी में उसकी ज़िंदगी है और यही उसकी ख्वाहिश है तो मैं ये नहीं चाहता मेरा बेटा मर जाए। ठीक है, मैं इसको कबूल करता हूँ, इस शादी को कबूल करता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम तुम्हें बहू के रूप में कबूल करेंगे, तुम सोने को अभी हमारे पास भेजो। उसने कहा ठीक है। सोने को उसने तैयार किया। उसने कहा सोने, ये कोई 2-3 दिन लगे हैं इस वाकयात को, और वो जो उसके मामू थे सोने के, वो लोकेशन के जरिए सोने को ट्रेस करते फिर रहे थे और वो भी सोने के साथ राब्ते में थे। ये तीसरा दिन था। होटल के कमरे में उसने सोने को तैयार किया, नए जूते पहनाए, नए कपड़े पहनाए कि तुम रेडी हो जाओ, तुम अपने बाप के पास आज जा रहे हो। तो उसको जब वो बाहर निकला रवाना होने के लिए, तो वहीं पे उसके मामू का उसको फ़ोन आया जो उसको ढूंढते फिर रहे थे पागल कुत्तों की तरह। उसने कहा कहाँ पे हो सोने? उसने कहा यार मैं इधर हूँ, मेरे पास पैसे कम हो गए हैं, तो मैंने घर भी जाना है, तो इस तरह। उसने कहा यार परेशान क्यों होते हो, फलां दुकान पर पहुँचो, वहाँ पर अपना बंदा है, उसके साथ जाके जितने पैसे चाहिए उसे ले लो। उसने कहा कौन सी दुकान है? उसने कहा ये है। उसने कहा ठीक है, मैं अभी जाके पैसे ले लेता हूँ। वो जैसे ही उस दुकान पे पहुंचा तो वो लोग पहले ही वहाँ पे छुपे हुए थे। उन्होंने फौरी तौर पे सोने को अगवा किया और ले गए। ये खबर जब सोनी के बाप को पता लगी कि शहजादी ने तो उसको रवाना कर दिया था लेकिन उसको अगवा कर लिया गया है, तो चौधरी और चौधरी के बाप ने अपने 20 से 25 बंदे क्लाशनकोफों के लिए अपने बंदे तैयार किए और लड़ाई करने के लिए आमने सामने आ गए। एक तरफ सोने के मामू लोग थे जो 25-30 लोग थे, और दूसरी तरफ चौधरी और उसके भाई और उसके लोग थे जो 25-30 थे, जिन्होंने दोनों तरफ से
कलाशनकोफे और इस तरह की असला उठाया हुआ था, आमने सामने तैयार खड़े थे एक दूसरे को मारने के लिए। वहीं पे सोने के बाप ने कहा, रुको, मैं इस लड़ाई को यहीं पे रोकता हूं। हम आमने सामने खड़े हो गए हैं, हम आपस में कुछ खून के रिश्ते हैं, मैं नहीं चाहता ये झगड़ा बढ़े। सिर्फ एक काम करो, मेरा बेटा है, तुम्हारा भांजा है, तुम उनके मामू लगते हो और मैं उसका बाप लगता हूं, मेरा उस पर ज्यादा हक है। मेरा बेटा मेरे हवाले कर दो, हम झगड़े को यहीं पे खत्म कर देते हैं, नहीं तो नस्लें हम दोनों की खत्म हो जाएंगी। यूं बात सुलह की तरफ आई और मामू ने अपने भांजे को उसके बाप के हवाले कर दिया। यूं ये खून खराबा होने से बच गया। दूसरी तरफ चौधरी ने कहा, तुम कहां पे हो शहजादी? उसने कहा, मैं होटल में हूं। उसने कहा, वहां से निकलना मत, क्योंकि सोने के मामू पागल हो चुके हैं, वैशी हो चुके हैं, वो तुम्हें भी मार देंगे। तुम वहीं पे रहो, मैं तुम्हें वहां से निकाल के बाहिफाजत यहीं पे घर पहुंचाता हूं। चौधरी अपने बंदे के साथ उस होटल पहुंचा, शहजादी को लिया और सोने के घर पहुंचा। वहीं पे सोने लोगों का ही एक और अलग घर था, उसी घर में शहजादी को शिफ्ट कर दिया गया। शहजादी कहती है, मैं उस घर में जो सोने लोगे का घर था, 6 महीने रही हूं, सोना मेरे पास नहीं आया। वो अपने बाप के पास रहा, वो आने नहीं देते थे। मैं वहीं पे 6 महीने गुजारती रही हूं अपने बच्चों के साथ। उस दिन सोने के मैट्रिक का पेपर था, वो अपने 10वीं जमात मैट्रिक का पेपर देने के लिए गया हुआ था कि उसके मामू ने उसको वहां से अगवा कर लिया। दूसरी तरफ घर पहुंचे जहां पे शहजादी थी, उसको भी अगवा किया और गाड़ी में डाल दिया। जिस वक्त वो शहजादी को अगवा कर रहे थे, उस वक्त उसको टाइफाइड था काफी दिनों से, उस वक्त उसको 103 बुखार था। शहजादी को उन्होंने उठाया, गाड़ी में डाला और उसके बाद जो असला पकड़ा हुआ था उसके साथ उसको मारना शुरू कर दिया। कभी गाल पे थप्पड़ मारते और वो कहती, मुझे बुखार है, खुदा का वास्ता 103 बुखार है, मुझे क्यों मार रहे हो? और जब उसको गाड़ी में डाला गया तो देखा सोहना भी उसी गाड़ी में है, उसका मुंह जख्मी है, उसको बहुत मारा गया है और सोने ने ही उसको कह दिया, ये हम दोनों को कत्ल करने जा रहे हैं। गाड़ी में ही वो उसको जिच करते हुए जा रहे थे, शहजादी को मार रहे थे, कभी उसके बाल नोचते, कभी मुंह पे थप्पड़ मारते, कभी मुंह पे थूक देते, उसको जिच कर रहे थे। एक ऐसी लड़की को, एक ऐसी मां को जो 103 बुखार टाइफाइड में थी, उसको गाड़ी के अंदर मारा जा रहा था। वहीं से उन दोनों को एक डेरे पे ले गए। कहा, अगर सोने तू अपनी जिंदगी चाहता है और इसकी जिंदगी चाहता है तो जा इस बंदे के साथ स्टाम्प फरोश के पास, वहीं पे कागज तैयार करवाओ तलाक के और उस स्टाम्प फरोश को यहां पे लेके आओ, इसके भी दस्तखत करवाओ शहजादी के। सोने को वो लेके चले गए किसी स्टाम्प फरोश के पास, वहां पे कागज बनवाए गए तलाक के और इतनी देर में उन्होंने मारते थे उस बीमार खातून को। कभी बंदूक से मारते, कभी थप्पड़ से मारते, कभी जूते से मारते। और उनके पास जो बंदूकें थी, उन्होंने मुझे उनकी तस्वीरें भी भेजी हुई हैं, जिनके नीचे एक पूरा 10-12 गोलियों का होता है, वो नहीं, एक गोल सा लगा होता है, उसके अंदर कुछ 100 गोलियां डलती हैं बैक वक्त या इतनी डलती हैं, वो एक गोल सा होता है, कॉप वो बोल रही थी, कॉप सा होता है 100 गोलियों का, वो उन गनों के नीचे लगा हुआ था कि एक ही टाइम में आप गोली खोलें तो 100 गोलियां लगें। और वो सबके पास वही बंदूकें थी। अब वो इतना मार चुके थे कि उसका चेहरा जख्मी हो चुका था, बाल दुख रहे थे, जिस्म दुख रहा था। ठुड्डे मारे गए, लातें मारे गई, थप्पड़ मारे गए। जब वो स्टाम्प फरोश उसको लेके आए तो उस कागज पे शहजादी के भी जो तलाकनामा था दस्तखत कराए गए, सोने से भी दस्तखत कराए गए। और उसके बाद जब मौका मिला शहजादी को तो उसने आहिस्ता से उसको कहा, उस स्टाम्प फरोश को, भाई खुदा का वास्ता है पुलिस को जाके बता दो वरना ये मुझे मार देंगे। क्या लफ्ज़ है, रक्कड़। उस स्टाम्प फरोश ने कहा, मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हारी तलाक करवा रहा हूँ।
ये रक्कड़ के फलां फलां चौधरी हैं, तुम शायद इनको नहीं जानती, मैं इनको अच्छी तरीके जानता हूँ। मैंने अगर पुलिस को इतला दी तो ये मुझे और मेरे पूरे ख़ानदान को मार देंगे। ये यहाँ के मशहूर बदमाश हैं। मेरी बहन, मुझे माफ़ कर देना तलाक पे भी, और तुम्हारी मैं कोई मदद नहीं कर सकता। मैं पुलिस को नहीं बता सकता इस डेरे का या तुम्हारा। जब तलाक के कागज़ों पे दस्तखत हो गए तो उसके बाद सोहने को वो ले गए, इसको गाड़ी में डाला और उसके बाद एक लंबा सफर तय किया। गाड़ी चलती रही, एक ऐसे वीराने में जाके पहुंची जहां पे दूर दराज तक कोई दरख्त ही दरख्त नहीं था। सिर्फ एक जगह ऐसी थी जहां पे 8, 10, 15, 20 दरख्त लगे हुए थे, उनकी छांव थी, उसके नीचे एक चारपाई पड़ी थी, उस पर तकिया था, और दूर दराज तक वीराना ही वीराना था, बंजर जमीन थी। और इंसानी आबादी से ये जगह इतनी दूर थी कि वो कहती हैं कि अगर मैं रात को भागती तो अगले दिन सारा दिन भी मैं भागती रहती तो मैं शहरी आबादी तक नहीं पहुंच सकती थी, क्योंकि छुपने की कोई जगह नहीं थी। दूर से ही इंसान, आपको कोई झाड़ी, कोई पत्थर, कोई दरख्त हो तो इंसान उसके पीछे छुप जाइए। तो बंजर ही बंजर था। जिस जगह पे हम थे सिर्फ वही एक जगह थी, बाकी हर जगह बंजर थी। और उन्होंने जाते ही कह दिया, भागना चाहो तो भाग जाना, उसी वक्त गोली मार देंगे। जब उस औरत को लेके वो वहां पे पहुंचे और उससे कहा, गालियां देते हुए, ऐसे ऐसे लफ्ज मुंह से निकालते हुए जो मैं इस वक्त यहां पे नहीं निकाल सकता, जो घटिया तरीन लफ्ज होते हैं, उन लफ्ज़ों से मुखातिब करते हुए पहले तो उसको ज़हनी तौर पे टार्चर किया। कोई ज़बरदस्ती गले लगा रहा था, कोई गला गाल चूम रहा था, कोई होंठ चूम रहा था, कोई बाल पकड़ के खींच रहा था, कोई थप्पड़ मार रहा था, जैसे ऐसा खिलौना हो गया हो जिससे सारे जी भर के खेल रहे थे। वहीं पे एक तरफ से आवाज़ आई, चल कपड़े उतार। वो जो हाथ जोड़े मुसलसल माफिया मांग रही थी, खुदा से हम कलाम थी, वहां पे वो कहती हैं, तब मैंने आपका प्रोग्राम देखना शुरू कर दिया था। अभी की ये बात है, बहुत पुराना ये वाकया नहीं है जिस वक्त ये हुआ है। मैं आपकी कहानियां सुनती थी और ये दुआ उन्होंने, मैं उनसे पूछ नहीं सका, शायद मैं आगे आपको सुना दूं उनकी अल्फाज भी। आज भी मेरी उनसे बात हुई है, मैं लफ्ज़ पूछ नहीं सका। उन्होंने बाकायदा ये लफ्ज़ कहे हैं कि मैंने आपका प्रोग्राम देखा था मदर साहब, उस पर मैंने दुआ सुनी थी, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। मुझे ये दुआ याद थी कि मैंने आपके प्रोग्राम से सुनी थी। मैंने अपने आप को बचाने के लिए, कि मेरा रब है, मेरा जामिन रब है, मेरा रब मुझे बचाएगा, मैं अपने रब को याद कर रही थी, दरूद शरीफ पढ़ रही थी और ये दुआ सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन पढ़ रही थी। मुझे यकीन था मेरा रब मुझे बचा लेगा। मुझे मारने के लिए लेके आए हैं, कत्ल करने के लिए आए हैं, लेकिन मेरा बड़ा रब है, मुझे अपने रब पे बहुत यकीन था। आवाज आई, चल कपड़े उतार। उसने कहा, मेरा रब बहुत बड़ा है। तो एक शख्स बोला, तो बुला ना अपने रब को, कहां है तेरा रब, तुझे बचाने क्यों नहीं आ रहा, बुला, आवाज दे अपने रब को। इतने जालिम मत बनो, मेरा रब बहुत बड़ा है, मेरा रब मुझे बचाएगा, मेरे बच्चे हैं, मुझे छोड़ दो। वो कहके लगाते, इर्द गिर्द वो चारपाई के 5-6 जने मौजूद थे, बंदूकें उनके हाथ में थीं और वो हंसे जा रहे थे। आगे बढ़ा एक शख्स और उसने कपड़े फाड़ने शुरू कर दिए। एक मजलूम मां, एक मजलूम लड़की, एक बेबस लड़की हाथ जोड़े जा रही थी, रोए जा रही थी, मुझे बेपर्दा मत करो, मैं बापर्दा औरत हूं, मेरे जिस्म पे ये कपड़े रहने दो, मुझे बेपर्दा मत करो, मेरा कोई कसूर नहीं है। जब वो ये गिड़गड़ा रही थी, बातें कर रही थी, तो जालिम और कहके लगाते थे और बेदर्दी से उसके कपड़े फाड़ रहे थे। जब उसके कपड़े फाड़ चुके, वो अपने जिस्म को इस तरह छुपा रही थी तो और हंस रहे थे, अच्छा अपने जिस्म को छुपाती है, उठाओ इसको, डाल दो इस चारपाई पे। एक बेबस मजबूर औरत, अलिफ हुई अलिफ नंगी, चारपाई पे तो उसको डाल दिया। अब एक वहशत का खेल शुरू हो गया, मारो इसको,
उस जगह पे मारो जिस जिस जगह पे नाज है, तड़पाओ इसको जहनी तौर पे, जिस्मानी तौर पे इतना जिच करो, इतना मारे कि इसको पता लगे इसका पाला किन से पड़ा है, हम जैसे लोगों से पड़ा है। वो उसके ऐसे आज़ा पे मारते थे, वो उसके जिस्म पे कभी उसको उल्टा लिटा देते, कभी सीधा लिटा देते, बाल इतने खींच रहे थे कि बालों के गुच्छे उनके हाथों में आना शुरू हो गए। वो कहती हैं आज भी मेरे सर में आधे बाल हैं, आधे नहीं हैं। इतने जोर से वो मेरा सर खींचते थे कि मेरे हाथ उनके, मेरे बाल उनके हाथों में आ जाते। मारते रहे, बेदर्दी से मारते रहे, हंटर से मारते रहे, बंदूकों से मारते रहे, कहीं सर में मारते। मैं बेहोश होती तो फिर मुझे थप्पड़ मारते, जगाते। नहीं नहीं नहीं, बेहोश नहीं होना, अभी हमें तस्कीन नहीं हुई, अभी तो हमें तस्कीन होनी है। वो और मारते, नहीं नहीं बेहोश नहीं होना। वो खातून जो 103 बुखार में है टाइफाइड के साथ, उस पे जुल्म हो रहा है एक जंगल में, दरिंदे उसके साथ मार कुटाई कर रहे हैं, और उनमें एक शैतान ऐसा हंसता खड़ा है जो इस इंतजार में है कि इसको मार चुके हैं तो फिर मैं एक और दरिंदगी का खेल खेलूं। वो हवस का पुजारी अभी भेड़ियों की निगाहों से उसको देख रहा था, जो तड़प रही थी, चीखो पुकार कर रही थी, माफिया मांग रही थी, ऊंची आवाज में दरूद शरीफ पढ़ती, ऊंची आवाज में सलाम अला नूहन पढ़ती, और उसके ऊपर जुल्म की इंतहा की जा रही थी। भेड़िए, मैं इससे ज्यादा नहीं कह सकूंगा, भेड़िए जुल्म किए जा रहे थे। वो हवस का पुजारी आगे बढ़ा और उसने अपनी हवस भी बुझाई। अपने जिस्म की जब वो हवस बुझा चुका और उसके जिस्म से उठा तो कहा मारो, अब इसको और मारो। उन्होंने तो मुझे बताया है रो रो के उनका बुरा हाल, जिस वक्त उन्होंने कहानी सुनाई उनके ऊपर बीती थी। एक एक जुमला, एक एक फिक्रा उन्होंने बताया। मैं अभी भी इस कहानी को, उन लफ्जों को बयान करूं तो मैं अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रख सकूंगा। जिस बेदर्दी से उनको मारा गया और जिस बेदर्दी से नोचा खसोटा गया और जिस बेदर्दी से उनको तकलीफ दी गई, जिस्म का अंग अंग खून से भर चुका था, जिस्म का कोई हिस्सा ऐसा नहीं था जिससे खून ना निकल रहा हो। इतना जिस्म नीला हो चुका था कि कोई भी देखे तो अल्लाह की पनाह कहे। 103 बुखार के अंदर जिसका ब्लड प्रेशर भी हाई था और उसको इतना मारा गया, उसके जिस्म को नोचा खसोटा गया, उसके साथ ज्यादती तक की गई, जिस्मानी ज्यादती भी की गई, उसके ऊपर जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए गए। उसके बाद एक शख्स ने कहा क्या करना है अब इसका, जिसने अपनी हवस बुझाई थी उसके जिस्म के साथ। उसने कहा यार करना क्या है, जा कुल्हाड़ी ले आ, इसके टुकड़े कर, मार दे, इसको खत्म कर। वो जो अभी तक गिड़गिड़ा रही थी, अपने रब को बुला रही थी, और वो दरिंदे भेड़िए कह रहे थे बुला अपने रब को, अब फैसला कर चुके थे उसको मारने का। एक शख्स किया, एक बोरा उठा के ले आया, तोड़ा या बोरी कहें, बोरी उठा के ले आया, और एक कुल्हाड़ी लेके आया, और लकड़ी का जो वो एक होता है जिसपे आपने देखा होगा अक्सर कसाई मुर्गी काट रहे होते हैं, गोश्त काट रहे होते हैं, फट्टा सा बना होता है गोल सा, वो भी लेके आया। एक शख्स को उन्हें कुल्हाड़ी पकड़ दी, यार ये ले इसकी गर्दन पे मार, लेकिन कोशिश करी एक ही उसमें मार दी, मार और हड्डी तोड़ दी गर्दन की। तो उनमें से एक शख्स बोला यार बात सुनो, ये बोरी एक उठा के ले आए, उसमें पूरी नहीं आनी, कोई दूसरी बोरी भी उठा के ले आ। लकड़ी का फट्टा उठा के उसके गर्दन के नीचे रख दिया गया। इस अंदाज में रख दिया गया कि एक ही वार किया जाए तो गर्दन धड़ से अलग हो जाए। अब उसने हाथ, दोनों हाथ मजबूती से कुल्हाड़ी को पकड़ा और हाथ ऊपर किया वार करने के लिए। तो दूसरा बोला एक मिनट रुक जाए यार, पहले बोरी का तो बंदोबस्त कर रहे, इसमें पूरी नहीं आएगी इसकी लाश। तो एक शख्स आगे बढ़ा, क्योंकि वो फैसला कर चुके थे, डरा नहीं रहे थे, वो मारने जा रहे थे, वो इसलिए लेके आए थे। और जिसके ऊपर इतनी बीत चुकी हो, जो दर्द सब कुछ देख चुकी हो, उसको तो यकीन था कि अब वक्त खत्म हो चुका, मैं मरने जा रही हूं। तो एक शख्स ने आगे बढ़ के निशान लगा के कहा यार 6 हिस्से करना, पहले ये देख गर्दन को यहां से काट, फिर ये काट, फिर ये काट, ये कर, 6 टुकड़े जो हो जाएंगे इसके उठा के इस बोरी में रख दे, पूरे आ जाएंगे। ये नॉर्मल बातें थी जो वो कर रहे थे, आपस में डिस्कस कर रहे थे, उसको नहीं सुना रहे थे। वो जो पड़ी थी, लेटी थी,
या मरी पड़ी थी। वो ये सब अपने कानों से सुन रही थी कि बोरी कम पड़ रही थी, तो एक मशवरा दे रहा था हाथ लगा के, ये 6 टुकड़े करो ना, तो इस तरह ये इसके टुकड़े बोरी में पूरे आ जाएंगे, दबा देंगे। उसने कहा हाँ ठीक है यार, ये बात तेरी दिल को लगती है, इसके 6 टुकड़े कर, मारो मार यार। उसने कढ़ाई ऊपर उठाई और जैसे ही वार करने लगा तो एक आखिरी जुमला उसके मुंह से निकला, जिसके आंसू निकल रहे थे, जो रो रही थी। उसने उसकी आंखों में देखा और कहा, मेरा कोई कसूर नहीं है, मेरे बच्चे मुझे ढूंढते होंगे, मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, मुझे मत मारो। मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे होंगे। क्या आखिरी जुमला था मरने से पहले उस खातून ने जो उसकी आंखों में आंखें डाल के कहा। उससे पहले उसने आंखें में आंखें नहीं डाली थी, उसकी आंखों में आंखें डाली और कहा, मेरे बच्चे मुझे ढूंढ रहे होंगे, मेरा कोई कसूर नहीं है, मुझे मत मारो। ये जुमला पता नहीं किस डूबे हुए लफ्जों में था। इस जुमले में क्या था? शायद वो अपने रब को बुला रही थी ना, तो एक आखिरी जुमला उसकी दर्द में डूबी हुई, तकलीफ में डूबी हुई आवाज में निकला और उसकी आंखों में आंखें डाल के उसने कहा, मुझे मत मारो। पता नहीं इस जुमले में क्या था कि वो जैसे ही वार करने लगा तो उसने कहा, रुक। कुल्हाड़ी का वार उसने रोक दिया और उसकी तरफ देखा। हाँ क्या हुआ? कुछ देर वो उसकी आंखों में देखता रहा और उस कुल्हाड़ी वाले को पकड़ के साइड पे ले गया। खुदा जाने क्या बातें करता रहा, क्या कहता रहा। वो चुप करके लेटी रही। उसको अपने बच्चे बहुत याद आ रहे थे, मौत उसके सामने थी, उसको लग रहा था फरिश्ता अभी कहीं पास खड़ा है और वो ये इस उम्मीद से थी जैसे ही मेरी जान निकलेगी, जैसे ही मेरी रूह कब्ज होगी, मैं अपने रब से पूछूंगी मेरा कसूर क्या था। मेरे तो छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं तो जिंदगी की जो भीख मांग रही थी अपने लिए नहीं मांग रही थी, जिंदगी ने खुशियां ही क्या दी थी, मैं उन मासूमों के लिए मांग रही थी, उनका कौन वली वारिस बनेगा। तो मैं अपने रब से पूछूंगी। जो ये लेटी सोच रही थी वहीं पे वो वापस आया और उसने कहा, सुन, तुझे छोड़ सकते हैं एक सूरत, मुझसे शादी करेगी। ये वही दरिंदा बोल रहा था जिसने उसकी इज्जत लूटी थी, जिसने उसके जिस्म को नोचा घसोटा था। तुझे माफ कर देते हैं, छोड़ देते हैं, मारते नहीं, मुझसे शादी करेगी। वो औरत जो लहूलहान हो चुकी है, 103 बुखार में मार खा खा के मर चुकी है, खत्म हो चुकी है, उसने कहा, नहीं, शादी मैं तुझसे नहीं करूंगी। जो बच्चों के लिए जिंदगी की भीख मांग रही है वो कह रही है, नहीं, शादी मैं तुझसे नहीं करूंगी। चौधरी से मैंने कुरान पे हल्फ लिया था, उसके भतीजे से भी शादी की है तो इस जिद में की है कि चौधरी ने मुझे छोड़ा है, मेरा उससे लड़के से भी कोई लेना देना नहीं है, मेरा आज भी बेटा है। मैंने जिदबाजी में की है चौधरी को दिखाने के लिए कि तूने कुरान पे हाथ रख के मुझे छोड़ दिया, तो इस जिद में मैंने की है, वरना वो मेरा बेटा है। मैंने शादी किसी से नहीं करनी। वो शख्स कुछ सोचता रहा और उसके बाद उन्होंने उसको उठाया, दरख्त के साथ बांध दिया। उसकी पूरे जिस्म में, वो कहती है, इतना दर्द था, मेरा अंग अंग दुख रहा था, मैं जमीन पे लेट भी नहीं सकती थी। पसलियों में दर्द था, नीचे दर्द था, टांगों में दर्द था, पांव में दर्द था, हाथ मेरे नीले हो चुके थे। औरत के एक मखसूस जो आज़ा होते हैं उन पे तशद्दुद हर उस जगह पे इतना शदीद किया गया था कि उसके जिस्म से बाकायदा हर जगह से खून निकल रहा था। और वो कहती है, जब मुझे ज़मीन पे बिठा के दरख्त के साथ बांधा गया तो ज़मीन पे जब मैं बैठी तो मेरे जिस्म के अंदर से जो खून रिस रहा था, खून बह रहा था,
कीड़े आके मेरे उस खून वाली जगह पे जहां पे जख्म थे, कीड़ों ने आके मेरे जिस्म को काटना शुरू कर दिया। एक बेबस औरत जब बंधी हुई थी, उसके उन जख्मों पे कीड़े आके बैठ रहे थे और उसको काट रहे थे। उस तकलीफ दे मंजर से जो अभी गुजर चुका था, मार पड़ चुकी थी, अब एक और भयानक तकलीफ का मंजर था कि इतने जख्मी जिस्म को कीड़ों को खुराक मिल गई थी। वो खून वाली जगहों पे कीड़े आके काट रहे थे। उधर जब सोहनी को छोड़ा गया तो वो फौरन भागा, थाने गया और उसने जाके पुलिस को कहा, सुनियारी को मेरे मामे अगवा करके ले गए हैं, उसको मार देंगे। और यही बात जाके उसने चौधरी को भी बता दी। चौधरी भी थाने पहुंचा और उसने कहा, मुझे मेरी सुनियारी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे वो हर सूरत चाहिए। उधर पुलिस ने छापे मारने शुरू कर दिए हर उस जगह पे, और ये बात उन तक भी पहुंच गई कि पुलिस छापे मार रही है। जब उनको पता लगा अगले दिन के पुलिस छापे मार रही है, तो वो शहजादी को लेके किसी दूसरी जगह पहुंच गए। शहजादी कहती हैं, 4 दिन, पूरे 4 दिन ना मैं 1 मिनट के लिए सोई, क्योंकि मेरे जिस्म में इतनी तकलीफ थी कि मैं अगर करवट लेती, सीधी लेटती, उल्टी लेटती, किसी भी हाल में लेटती तो मुझे इतनी तकलीफ होती कि मैं सो नहीं सकती थी। ना ही 1 मिनट के लिए सोई, ना ही एक लुक्मा खुराक का खाया, ना ही एक घूंट पानी का पिया। एक घूंट तक पानी का नहीं पिया, ना एक लुक्मा खाया। 4 दिन ना कुछ खाया, ना पिया, ना 1 मिनट के लिए सो सकी। अब जब उनको पता लग गया कि रेड पड़ रही है, पुलिस मुख्तलिफ जगहों पे छापे मार रही है, तो उन्होंने कहा, ये लो तेल, कहीं से कपड़े लेके आए, उसके कपड़े पहनने के लिए दे दिए। उसकी इसी हालत नहीं थी वो पहन सकती, ज़बरदस्ती उसको कपड़े डाल दिए गए, तेल दे दिए गए, ये लो अपने जख्मों पे लगा लो, आराम मिलेगा। वो नहीं जानती थी कि पीछे इस तरह पुलिस ढूंढती फिर रही है। वो हैरान थी, इनके दिल में कहां से मेरे लिए हमदर्दी पैदा हो गई है, ये क्यों मुझे जख्मों की परवाह कर रहे हैं। तीसरे दिन एक शख्स रोटी लेके आया, कहा, ये ले खा। वो डर गई, क्योंकि अभी तक उसको तो ये नहीं पता था क्या चल रहा है, पीछे क्या हो रहा है। उसको ये था कि किसी लम्हे भी ये मुझे मार देंगे। मेरी बात पे रुक तो गए हैं, लेकिन एंड मेरा यही है, इन्होंने मुझे मारना है। तो जब उसने कहा रोटी खा, तो वो डर गई, इसमें जहर ना हो, मैं मर गई। उसको अपनी मौत से डर नहीं लग रहा था, उसको जिंदगी से भी प्यार नहीं था, उसको बच्चों की फिक्र थी। उसने कहा, इसमें जहर हुआ तो मैं मर जाऊंगी, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। एक लुकमा तक नहीं खाया। उस शख्स ने उसके सामने लुकमा तोड़ा और खा के दिखाया, ये देख, ये देख, कोई नहीं, इसमें जहर नहीं है, खा। वो फिर भी ना खा सके। चार दिन बगैर कुछ खाए पिए, बगैर सोए, वो उसको लेके एक जगह से दूसरी जगह भागते रहे। चौधरी डीएसपी के पास पहुंचा। पठान था वो, फैसलाबाद का। उसको जाके उसने 1.5 लाख रुपए दिया। उसने कहा, ये लो खान साहब, मुझे वो सुनियारी चाहिए। अगर उन्होंने उसको मार दिया तो मुझे उसकी लाश ला के दो, वो जिंदा है तो मुझे जिंदा ला के दो, मुझे वो हर सूरत में चाहिए, चाहे उसकी लाश मिले। उन्होंने उसको कहीं गाड़ भी दिया तो उसकी कब्र खुदवाओ, उसकी लाश निकाल के ले आओ, मैं उसको खुद दफनाऊंगा। मेरी सुनियारी है, मैंने उसके साथ गलत किया है, मुझे सुनियारी चाहिए। जितना पैसा लगेगा, ये लो 1.5 लाख रुपया, मैं पैसा पानी की तरफ बहा दूंगा, मुझे सुनियारी चाहिए। ऐसे जो छापे तो मार रहा था, डीएसपी ने और सख्ती कर दी कि जितनी जल्दी हो सके सुनियारी ढूंढ के लाओ। उनको पीछे से पैगाम पहुंच गया। चौथा दिन था, सख्ती बहुत हो गई है, तुम पकड़े जाओगे, बेहतर यही है, इसका बयान लिखवाओ अपनी मर्जी का और इसको पेश कर दो। उन्होंने कहा, सुन सुनियारी, सुन शहजादी, तू बयान दे दे कि तेरी ये हालत चौधरी और सोने ने की है, हम तुझे और तेरे बच्चों को छोड़ देंगे। उसने कहा, ना। अभी तक वो इस बात से ना इल्म थी कि उसके साथ क्या होने जा रहा है या क्या है, उसको क्या है, किसी बात का सिवाय इस बात का उसको पता था मुझे मार दिया जाएगा। वो कह दिए, 4 दिन के बाद मेरे अंदर से मौत का खौफ भी निकल गया था।
क्या मरना है तो मैं इनसे भीख मांगू? जब उन्होंने कहा ये बयान दे थाने चल के कि तुझे चौधरी और सोहने ने ये तेरी हालत की, तो उसने कहा ना, मैं ये बयान नहीं दे सकती। मैंने चौधरी को कुरान पे हल्फ दिया था तेरे साथ बेवफाई नहीं करूंगी, आज कैसे उसके खिलाफ बयान दे दूं कि उसने मेरे साथ ये किया है? मार दो मुझे, मैं ये बयान नहीं दूंगी। वो थक चुकी थी, तैयार हो गई कि मार दो मुझे। वो उसके बच्चों को उठा के ले आए, उनके ऊपर बंदूकें तान ली और कहा तुझे बयान देना पड़ेगा। तू मरना चाहती है, ठीक है, हम तुझे मार देते हैं, फिर पहले इनको मारेंगे, फिर तुझे मारेंगे। मां थी, बच्चों को इस हालत में देख के तड़प गई, कहा नहीं मेरे बच्चों को मत मारो। तो कहा चल फिर बयान दे। खुद ही अपने हाथों से चौथे दिन उसको पकड़ा और उसको थाने लेके पहुंच गए। जैसे ही वो थाने शहजादी पहुंची, डीएसपी को पता लगा तो उसने चौधरी को भी फोन कर लिया कि खातून बरामद होगी है, पहुंचो। चौधरी भी थाने पहुंच गया, डीएसपी भी पहुंच गया। जब डीएसपी पहुंचा, एसएचओ इंतजार कर रहा था डीएसपी के पहुंचने का। चौधरी भी आ गया था। डीएसपी ने पूछा, हाँ बीबी बता क्या हुआ है तेरे साथ? उसने कहा मुझे चौधरी और सोहने ने अगवा किया था, मेरा ये हाल चौधरी और सोहने ने किया है। डीएसपी जो अपनी सीट पे बैठा था उठ के घूमा और आके उसके सामने खड़ा हो गया और उसको कहता है बीबी बताया तू क्या कह रही है? 4 दिन से छापे पे छापे पड़ रहे हैं, ये बंदा पानी की तरह पैसा बहा रहा है, तुझे ढूंढने की कोशिश कर रहा है, तू इसी पे इल्जाम लगा रही है कि इसने तुझे अगवा किया है, तू होश में तो है? तो उसी लम्हे शहजादी ने उस शख्स की तरफ बार बार जो देख रही थी, वो जो लेके आए थे, उसकी इस अंदाज में देख रही थी कि डीएसपी एकदम से उन निगाहों को पहचान गया कि ये डरी हुई है, सहमी हुई है। उसने पुलिस वाले को आवाज देके कहा, इधर आ, फड़े नू गिरबान, तू ले जाए नू बाहर। उसको गिरबान से पकड़ा, उस शख्स को बाहर ले गए और कहा अब बोल बीबी। आंसुओं की एक लड़ी थी जो बही आंखों से और बहती गई, और उस रोते हुए उस औरत ने अपने जिस्म से कपड़े हटा दिए, अपने पेट से कपड़ा हटाया, अपने बाजू से कपड़ा हटाया, अपनी टांगों से कपड़ा हटाया। कहा देख ये किया है उन लोगों ने मेरा। और जब कपड़े उसकी टांगों से, बाजुओं से, हाथों से, पेट से हटे और इतना बुरा हाल था उसका, उस कमरे में मौजूद सब शख्स रोना शुरू हो गए। डीएसपी रो रहा था, एसएचओ रो रहा था, यहां तक के सख्त दिल होते हैं पुलिस वाले, वो किसी बात पे रोते नहीं हैं, उनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, उनका शोभा ऐसा होता है। वो सब पुलिस वाले जो उस थाने में मौजूद थे वो रोना शुरू हो गए, सबके आंसू बह रहे थे। और कह रही है मैं देख रही हूं सब अपने आंसू साफ कर रहे हैं, कह रहे हो बीबी ये किसने हाल किया है तेरा? और ये मैं पता है क्यों कह रहा हूं, उन्होंने मुझे तस्वीरें भेजी हैं। हो मेरे खुदाया, उन तस्वीरों को देख के खुदा की कसम मैं आपको इतने दिनों से कह रहा हूं कैसी स्टोरी है, कैसी स्टोरी, जो ऐसी स्टोरी कह रहा हूं ना, वो तस्वीरें हैं जो मैंने देखी हैं। खुदा जानता है आप में से कोई भी वो तस्वीरें देख ले तो आपको रात को नींद ना आए। उस शहजादी के जिस्म पे जैसे नील हैं, ऐसे खौफनाक नील हैं, ऐसे जख्म हैं, इस पूरे तरीके से उसको मारा गया है। फिर मुझे वो समझ आई कि जब उसको चारपाई पे मार रहे थे और उसके साथ तशद्दुद कर रहे थे, मैं लफ्ज़ों में नहीं सोच सकता था। जब वो मैंने 6-7 तस्वीरें हैं जब वो मैंने देखी जो उसके जिस्म पे बीती थी, फिर मुझे कहानी समझ आई कि उन्होंने मारा किस तरह था। इस बात से अंदाजा लगाइए कि थाने का हर पुलिस वाला जो कभी रोता नहीं, सख्त दिल होता है, वो भी सब रो रहे थे कि बीबी तू जिंदा कैसे है। उस रोती हुई औरत ने कहा आज चौथा दिन है, मेरा रब जानता है मैंने एक कतरा पानी का नहीं पिया, एक लुकमा भी नहीं खाया और न 1 मिनट के लिए सोई हूं। इन जालिमों ने मेरा ये हाल किया है। मेरे बच्चे अभी भी बंदूक की तान पे उन्होंने बाहर रखे हुए हैं कि मैंने अगर ये बयान ना दिया तो मेरे बच्चों को मार देंगे। उसी वक्त ऑर्डर जारी हुआ, कितनी गाड़ियां हैं हमारे पास? उन्होंने कहा 8 गाड़ियां। उसने कहा 15 मिनट में मुझे इस औरत के बच्चे इसी थाने में चाहिए, 15 मिनट है तुम लोगों के पास। पुलिस वाले खुद पागल हो चुके थे। 4 मिनट के अंदर अंदर ना सिर्फ बच्चे उस थाने में मौजूद थे,
बल्कि वो कहती है कि ऐसा लम्हा आया, मुझे उन्होंने कहा अभी फ़िलहाल इनको लेके जाएं, कुछ खिलाएं पिलाएं, इनको थोड़ा सा ख्याल रखें, बाकी देखते हैं बाद में। वो कहती हैं वो लम्हा आया जब मैं चौधरी हम थाने से बाहर निकल रहे थे और वो लोग जो गाड़ी में थे और कुछ मेरे साथ आए थे वो गिरफ्तार होके अंदर आ रहे थे, और उसी दरवाजे में एक ही टाइमिंग में मैं बाहर निकल रही थी उसी दरवाजे से, और उसी दरवाजे से वो थाने में बंद होने के लिए आ रहे थे। मैं आज़ाद होने जा रही थी, वो कैद होने जा रहे थे। पुलिस वालों ने जब मेरे जख्मों को देखा तो ऐसे पागल हुए कि हर घर के अंदर छापा मारने के लिए गए, उनके सामान को तोड़ा, उनकी अलमारियों को तोड़ा, उनकी गाड़ियों को तोड़ा, उनकी दीवारों को तोड़ा, उनके गेट तक तोड़ दिए, साजो सामान तोड़ दिया। वो कहते हैं जैसे उजाड़ नहीं देते घर को, उस औरत पे तुम लोगों ने इतना तशद्दुद किया है, तुम ऐसे वैशी हो। पुलिस के अंदर इतनी नफरत थी। वो कहते हैं जहां जहां छापा मारने जाते थे वो तोड़ फोड़ करके उजाड़ बना के आ जाते। यहां तक कि पुलिस ने सारे बंदे गिरफ्तार कर लिए, लेकिन जैसे ही शहजादी उन जख्मों के साथ थाने से बाहर निकलने लगी तो अंदर से आर्डर आया इसको वापस लेके आओ। कहा नहीं बीबी, जब तक वो सब गिरफ्तार नहीं होते तुम्हारी जान को बहुत खतरा है, वो तुम्हें मार देंगे, क्योंकि तुम उनके लिए गवाह हो। तुम्हारी जान की हिफाजत करना हमारा फ़र्ज़ है। तुम अभी यहीं पे तुम्हारे लिए चारपाई का बंदोबस्त किया जाता है, यहीं पे ही तुम्हारे लिए हम डॉक्टर बुलाते हैं, तुम्हें हम अस्पताल में नहीं भेज सकते, हमें डर है तुम्हें मार देंगे। और वहीं पे ही चौधरी साहब को और सोने को कहा गया कि आप लोग भी इधर रहें, आपकी जान को भी खतरा है। और वहीं पे चारपाई मंगवाई गई, डॉक्टर को बुलाया गया, और डॉक्टर ने जब जिस्म देखता तो डॉक्टर जो इतने सख्त दिल होते हैं वो भी एक लम्हे के लिए सुन्न हो गया, ऐसे शॉक्ड हो गया, परेशान हो गया कि औरत के साथ हुआ क्या है। वो इंजेक्शन के लिए जगह ढूंढ रहा था जहां पे जिस्म नीला ना हो, कहीं पे बेहतर हो, मैं इंजेक्शन लगा सकूं, उसको जगह ही नहीं मिल रही थी। और वो परेशान था और कह रहा था पहला केस है, मैंने बहुत तशद्दुद वाले केस देखे हैं लेकिन ऐसा तशद्दुद मैंने आज तक ज़िंदगी में किसी पे नहीं देखा। हिम्मत है इस औरत की, ये जिंदा है, वरना लोग जिंदा नहीं रहते इतने तशद्दुद पे। ये यकीनन कोई नेक औरत है, इसका अल्लाह के साथ कोई इसका रिश्ता है जो बच गई है, लोग बचते नहीं हैं। ये तो एक नाजुक सी औरत है, कोई मोटी औरत भी नहीं है, एक पतली सी नाजुक सी खूबसूरत सी औरत है, लेकिन जितनी तशद्दुद इस पे हुआ है, मर्द भी हो तो मर जाए, तो इसका कुछ ना कुछ है जो अल्लाह को अदा इसकी पसंद है, जो अभी तक ये जिंदा है। वहीं पे उसको ड्रिपें लगी, वहीं पे उसका ख्याल रखा गया, चौधरी भी वहीं पे रहा, सोना भी वहीं पे रहा, वो सारे गिरफ्तार हो गए। उसके बाद चौधरी ने कहा मेरी सुनियारी जिसको मैंने ज़िंदगी में हाथ तक भी नहीं लगाया, ओए जालिमो तुमने उसका ये हाल कर दिया। चौधरी पागल सा हो गया। चौधरी ने पैसा पानी की तरह बहाया, 35, 40, 45 जितना उसके पास लाखों में थे वो बहाना शुरू कर दिया। अदालत, केस, पुलिस, हर जगह पे पैसा पानी की तरह बहा रहा था कि नहीं ओए जालिमो मैंने तुम्हें छोड़ना नहीं है, और तुमने मेरी सुनियारी को इस तरह मारा है, इतना बेदर्दी से मारा है, जो मेरी शहजादी थी, नाम की नहीं शक्ल की भी शहजादी थी, मेरा ही कसूर है, मैंने ही इसके साथ गलत किया है, मैं ही इसका मुजरिम हूं, मैंने ही बेवफाई की है, इसने मेरे साथ कोई बेवफाई नहीं की, जिसका कोई कसूर नहीं था, मैं इसका मुजरिम हूं, मैं इसका केस लड़ूंगा। उसने पैसा पानी की तरह बहा दिया, जो उसके पास था बैंक बैलेंस उसने सारा लगा दिया। वो भी तगड़ी पार्टी थी, और पाकिस्तान में कानून की क्या सूरत हाल है सब जानते हैं। केस चलता रहा, 3-4 टीवी चैनल्स पे भी वो कहती हैं केस चला, क्योंकि उस शख्स को सजाए मौत हो जाती जिसने उसके साथ बदफेली की थी। उन्होंने प्रेशर डाला कि सुलह कर लें, अगर हमारा बंदा मर गया तो ये दुश्मनी रुकेगी नहीं, उसको अगर सजाए मौत होगी तो दुश्मनी रुकेगी नहीं, बढ़ जाएगी। मजबूरन प्रेशर इतना पड़ा कि चौधरी साहब को सुलह की तरफ आना पड़ा। यूं सुलह हो गई और वो लोग छूट के, क्योंकि जिन्होंने मारा था उनको पता था पाकिस्तान के कानून का, अपनी ताकत के नशे का, अपनी दौलत का, उनको पता था हमने छूट जाना है, तभी वो छूट गए, सुलह पे ले आए और उसके बाद छूट गए। जब वो छूट गए तो वो शहजादी एक गुमनाम जगह पे जाके रहना शुरू हो गई। चौधरी को पैगाम पहुंचा कि लड़ाई खत्म नहीं हुई, तमाशा बना है हमारे ख़ानदान का, हम थाने बंद हुए हैं, हमारी इज्जत का जनाजा निकला है, हम छोड़ेंगे नहीं।
और चौधरी को पता लग गया कि लड़ाई तो अभी ख़त्म नहीं, शुरू ही अभी हुई है। मजबूरन चौधरी को हर वक्त अपने साथ 100 गोलियां और एक बंदूक अपने पास रखनी पड़ी। अब चौधरी साहब घर से बाहर नहीं निकलते, ज़्यादा टाइम अपने घर पे गुजारते हैं, लेकिन जब भी घर पे हैं, सोए हैं, लेटे हैं, बैठे हैं, बंदूक हर वक्त उनके साथ है, गने गोलियां हर वक्त उनके साथ है। तकरीबन 20-25 किलो का जो वज़न है हर वक्त उठाए हुए हैं। किसी वक्त भी दुश्मन उनको मार सकता है। शहजादी ने उनको फ़ोन किया। चौधरी साहब 20-25 किलो हर वक्त वज़न उठा के फिरते हो दुश्मनों से बचने के लिए, बंदूक, गोलियां। रात को नींद भी हराम है, सो भी नहीं सकते, हर लम्हे 20-25 किलो वज़न उठाया हुआ है। आज 20-25 किलो वज़न उठा लिया, मेरा वज़न नहीं उठाया गया आपसे। कुरान पे हाथ रखा था आपने, मेरा ही वज़न उठा लेते। आपने मेरा वज़न ना उठा के बेवफाई की, मुझे छोड़ दिया, तलाक दे दी, तो अब इस वज़न को उठा के जिएंगे। 20-25 किलो का वज़न हर वक्त जो आपके साथ है, इसको लेके चलेंगे। ये सज़ा मिली है आपको उस जामिन को ठुकराने की, नऊज़ बिल्लाह, उस कुरान को पीछे करने की सज़ा मिली है। अब उठाएं ये 20-25 किलो का वज़न अपने ऊपर बोझ बना के। इससे तो अच्छा था मेरा बोझ उठा लेते। सोहना आज भी जिंदा है और नशे पे लग चुका है। सोना सोना उसको कहते हैं। अब वो अपने डेरे पे बैठ के नशा करता है। कहानी रुकी नहीं, कहानी थमी नहीं, आज भी दुश्मनियां वहीं पे बरकरार हैं। उनकी नस्ल का वो नौजवान जो सोहना सोना कहलाता था, जिसको मैंने सोना सोना सोनी सोनी कहा है, वो नशे पे लग चुका है। उसका बाप आज भी खाइफ है, गुस्से में है कि मेरी नस्ल तबाह की। चौधरी को भी धमकियां हैं कि तेरे पीछे आने की वजह से हमें यह सज़ा मिली है। तू क्योंकि सरपरस्ती कर रहा था उस सुनियारी की, उस शहजादी की, तेरी सरपरस्ती की वजह से हमें जेल हुई, तेरी सरपरस्ती की वजह से उसकी बरामदगी हुई, डीएसपी हमने पकड़ा, हमारे साथ ये हुई, मार कुटाई हुई, सारा कुछ हुआ, इसलिए हम चौधरी तुझे छोड़ेंगे नहीं। इस बात पे अब चौधरी की उनके साथ दुश्मनी हो चुकी है। सोहनी का बाप अलग से दुश्मन होकर बैठा हुआ है कि उसका बेटा नशे पे लग गया है। शहजादी कहती है हर वक्त एक दिल को धड़का लगा हुआ है। कोई रात ऐसी नहीं कि सुकून से मैं सो सकी हूं। हर वक्त एक सर पे मौत मंडला रही है। किस लम्हे वो लोग मुझ तक पहुंचे और मुझे ख़त्म कर दें। मदर साहब, मैं आपके प्रोग्राम देखती हूं। मैं चाहती हूं मैं मर भी जाऊं तो मेरी ये कहानी महफूज हो जाए। आप इसको अपनी कहानी में ज़रूर शामिल कीजिएगा। एक एक लफ्ज़ मेरा सच है, एक एक बात मेरी सच है। मेरी आप बीती है जो मुझ पे गुजरी है, आपको इसलिए भेजी है। मैं आपके प्रोग्राम बहुत शौक से सुनती हूं। उन लम्हों में भी जब मैं तकलीफ में थी, मैं आपकी वो आयत पढ़ रही थी। अब मुझे बताइए मैं आगे क्या पढ़ूं। हर वक्त एक धड़का सा है, मेरे बच्चों का क्या बनेगा। मौत से अब मुझे डर नहीं लगता, किसी लम्हे भी वो आएंगे मुझे मार देंगे। कोई रात ऐसी नहीं गुजरी जो मैं सुकून से सो सकी हूं। मुझे अब मौत से डर नहीं लगता, मुझे अपने बच्चों की बहुत फिक्र है। मुझे नहीं पता कितने दिन मेरी ज़िंदगी के लिखे हुए हैं, कब आके वो मुझे मार देंगे। उन्होंने मुझे सबकी तस्वीरें भेजी हैं, उन कातलों की भी जो मारते रहे, उनकी भी, सोनी की भी, चौधरी साहब की भी, और उन अपने ज़ख्मों की भी, अपनी भी। उनने सब तस्वीरें मुझे भेजी हैं और उन ज़ख्मी की तस्वीरों को देख के मैं खुद कुछ लम्हे के लिए ये हालत हो गई थी मेरी। आज वो कहीं पे हैं, गुमनाम हैं। मेरी उनसे तफसील से बात हुई है। पार्ट 1 जब मैंने रिकॉर्ड किया तो उनको सुनाया, कहीं मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा, कोई बात भूल तो नहीं रहा। तो उन्होंने मेरी पूरी कहानी सुन के कहा नहीं आपने ठीक सुना। फिर पार्ट 2 जब मैंने सुन लिया, फिर से उनको सुनाया। मैंने 2 दफ़ा इस कहानी को सुनाया। पहले पार्ट 1 पार्ट 2 इकट्ठी कहानी पूरी सुन ली। 1 घंटा 32 मिनट की उन्होंने मुझे रिकॉर्ड करके भेजी है। फिर पार्ट 1 पहले मैंने सुन के उनको सुनाया, फिर पार्ट 2 जब मैंने सुना, फिर उनको पूरा मैंने आज ही सुनाया है और कहा कोई बात भूल तो नहीं रहा। तो उन्होंने कहा नहीं, हाँ सिर्फ एक बात उन्होंने कहा, वो रो पड़े, उनके ज़ख्म फिर ताज़ा हो गए। मैं आपको उनकी वो आवाज़ सुना सकूं जो
अपनी उस जगह पे पहुंची जब उनको उस चारपाई पे लिटाया गया और उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, जैसे वो धाड़े मार के रोई हैं। मुझे लगा कि मैं ये कहानी नहीं सुना सकूंगा, या मैंने उस वक्त फैसला किया मुझे इस कहानी को नहीं सुनाना चाहिए, बहुत खौफनाक कहानी है। लेकिन जब उन्होंने कहा ना, मैं चाहती हूँ मेरी कहानी अब ये बस YouTube की दुनिया में महफूज हो जाए, किस्मत ने मेरे साथ क्या खेल खेला, मैं चाहती हूँ सब सुने इस कहानी को। माँ बाप जब अपनी बेटी की इस तरह शादी कर लेते हैं, जब कोई कह देता है कि हमें पैसे की रेल पेल है, नौकर चाकर है, हमने काम थोड़ा करवाना है, बहू खूबसूरत घर में चलती फिरती नजर आएगी, दे दें, बस वहीं पे माँ बाप गलती करते हैं और अपनी बेटी को जब ये टोर देते हैं तो भूल जाते हैं कि उन्होंने अपना फर्ज पूरा नहीं किया, अधूरा फर्ज है। अपने से बहुत दूर किसी शहर में पहुंच रहे हैं, भेज रहे हैं, जिनकी शादी पे ट्रेन पे बाराती बैठ के गए थे, भावल नगर से कराची वो ट्रेन पे गए थे, कोई 16-18 घंटे का सफर है, 18 घंटे के सफर पे दूसरे शहर में आप भेज रहे हैं, तो बस इतना काफी था कि उन्होंने 20 तोले सोना दे दिया, अब नौकर चाकर हैं, बस यूं रानी बना के रखेंगे, काम शाम थोड़ा करवाना है। जो इस तबीयत के लोग हैं, अमीर, और बस देखती कहा बस हमने रानी बना के रखना है, वहां पे ज्यादा आप पे फर्ज आयद होता है अच्छी तरह छानबीन करनी कि आया इस काबिल हैं ये लोग कि इनको बेटी दी जाए, कहीं ऐसा तो नहीं हमारी बेटी परेशान हो जाएगी। वहां पे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती। और शहजादी ने मुझसे पूछा है कि सर इसमें मेरा क्या कसूर है जो रब ने मुझे खूबसूरत चेहरा दे दिया है। उनका चेहरा भी ऐसा ही है कि उनको मेकअप की ज़रूरत नहीं है, यही सा रेड रेड पिंक सा अल्लाह ने बना दिया, आंखें मतलब बिल्कुल ऐसे है जैसे अभी अभी किसी पार्लर से वो तैयार होके आई हैं, बिल्कुल क्लियर ऐसे जैसे अभी पार्लर से तैयार होके आई हैं, फुल उन्होंने मेकअप किया हुआ है, जबकि उन्होंने ज़िंदगी में लिपस्टिक तक नहीं लगाई कभी, कोई एक चीज़, कंघा करती हैं सिर्फ, बस मुंह धोया और कंघा कर लिया, कोई मेकअप नहीं किया। और इतना हसीन और जमील अल्लाह ने उनको बनाया है कि जैसा लगता है वो अभी अभी मेकअप करा के आई हैं पार्लर से। तो कहती है मेरा चेहरा ही मेरा दुश्मन बन गया है। उन्होंने मुझसे सवाल किया है मुझे किस चीज की सजा मिली है। तो इससे पहले कि इसका मैं जवाब दूं, मेरे पास इसका जवाब है, मैं आप लोगों से चाहता हूं कमेंट्स में जाके बताइए शहजादी का क्या कसूर था, यहां पे इस कहानी में किसका कसूर है, कौन है असल में कसूरवार। फिर मैं आपको बताऊंगा अगले मंगल को जो कहानी सुनाऊंगा ना, उसमें आपको जवाब दूंगा कि कौन कसूरवार है, किससे गलती हुई है। कहानी के शुरू में इंशाल्लाह आपको बताऊंगा, लेकिन आप मुझे बताइए क्या शहजादी कसूरवार है, उसका हुस्न कसूरवार है। वो तो 5 वक्त की इबादत गुजार, हर वक्त अल्लाह का कलाम पढ़ने वाली, हर वक्त तहज्जुद गुजार, बावुजू रहने वाली खातून, एंड तक मौत के मुंह में भी कहा नहीं मैं कुरान से बेवफाई नहीं करूंगी। शादी सिर्फ उसी निकाह किया तो हाजी को बता के किया कि तुम्हारी जिदबाजी में किया है, मुझे ये बेटा है, इसको मैं करीब भी नहीं आने दूंगी, ना ही करीब आने दिया उसको, सोनी को करीब तक नहीं आने दिया, सिर्फ एक निकाह हुआ। बहरहाल बहुत सारी बातें हैं, कहानी बहुत लंबी हो गई है, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कमेंट्स में जाके मुझे इसके बारे में बताइए, इस कहानी के बारे में आप क्या कहते हैं। बहुत मुश्किल कहानी थी, बहुत मुश्किल कहानी, मैंने कोशिश की, पता नहीं मैं सही सुना भी सका हूं नहीं, उन्होंने तो बहुत कमाल की कहानी सुनाई, मैं पता नहीं उसका हक अदा कर सका हूं कि नहीं। बहुत खौफनाक कहानी, मैं खौफनाक कहानियां आपको सुनाता हूं, लेकिन आज की मेरी कहानी बहुत ही खौफनाक कहानी। बस इतना कहूंगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, खुदा हाफिज़।